सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूँ हमजा तारिक और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आप तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक और इस दुआ के साथ दिन का आगाज़ कि आपका दिन रहमतों और बरकतों भरा गुजरे। आज चूँकि हमजा जुमा है तो हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात वो यही है कि किसी का जो राज है उसको पोशीदा रख लिया जाए। कोई भी अगर आपसे कोई बात करता है तो वो आपको अपना सीक्रेट अपना बताता है, तो उसको हम लोग ये करते हैं कि किसी के भी सीक्रेट को हम लोग जो है ना वो कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं उसकी बात को, या फिर हम बता देते हैं दूसरों को, जो कि बड़ा गुनाह है। और अहादीस भी इससे रिलेटेड है। बिल्कुल ऐसी है। और दूसरी बहुत अहम चीज़ ये है कि पर्दापोशी कीजिए। बिल्कुल, आपको कोई बात पता लग गई है, हम क्या करते हैं कि फौरी, अब तो हमारे ना ग्रुप्स हैं, मतलब कि हम देखें ना चैट ग्रुप्स हैं, हम क्या करते हैं कि हमें किसी के बारे में कोई बात पता लग गई है जो उस शख्स के हवाले से अच्छी नहीं है, या फिर अगर हम किसी को बताएंगे तो उसका कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ रहा होगा उस शख्स का, और हम बता भी शायद गॉसिप के लिए या इसी मकसद के लिए रहे होते हैं। तो पर्दापोशी कीजिए। अगर आपको कोई ऐसी बात, किसी की नेगेटिव बात को पता लग गई है तो उसको फैलाइए मत, अपने तक ही रख लीजिए। और जिस तरह से हदीस मुबारका का जिक्र इकरा कर रही हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मशअल राह ही हदीस हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर हर जो हमें हुक्म दिया गया है, जो हर बात हमें बताई गई है, उसके अंदर बड़ी हिकमत है। बिल्कुल हमजा, ये जो अहादीस मुबारक है इसमें यह है कि जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। मतलब कितनी बड़ी बात है ये। और इस अहादीस में अगर हम अहादीस को देखें या इस हदीस को हाली देख लें तो हमें बहुत सा सबक मिलता है। और हम मतलब आप देखें कि आपकी आखिरत संवर सकती है एक चीज़ के ऊपर अमल करने से। अब देखें ना, अब दिलों के हाल अगर इंसान जानते हो तो यकीन करें शायद एक दूसरे से सलाम दुआ से भी हम चले जाएं। बिल्कुल, कि अगर हमें पता लग जाए कि हम एक दूसरे के दिल में क्या है, तो ये अल्लाह ताला ही जानता है। और पर्दापोशी आप लोग भी कीजिए। किसी के बारे में कोई बात पता लग जाए, हम फौरी फैलाना शुरू कर देते हैं, ये बड़ी गलत बात है। इंटरनेट की अगर फैसिलिटी हर एक के पास है तो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो वायरल मतलब उनको नाम दे दीजिए तो वायरल हो जाती हैं। वो यही चीज़ें होती हैं कि आप किसी की भी कोई ऐसी बात पता लगती है, आप उसको फ़ौरन से पहले इंटरनेट पे डालते हैं और वो वायरल कर देते हैं। और वो उसी के बारे में अगर किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, ख़ास तौर पर वो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलाई जाती हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी गलतियों पर, कोताहियों के पर जो है पर्दे ही डाले रखे। ये हम अपने लिए दुआ करते हैं, सोचते भी हैं, तो दूसरों के बारे में भी ऐसा ही सोचिए। और अगर आपको कोई बात किसी के बारे में पता लग गई है तो कोशिश कीजिए कि उसको एक्सपोज मत कर दीजिए। और आप, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़े अच्छे बने भी होते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छा ये बात ना करें, लेकिन कहीं पे हमारा आर्गूमेंट उस शख्स से हो जाता है तो भरी महफिल में हम वो बात कर देते हैं जो शायद हमने सालहा साल से अपने दिल में छुपा के रखी होती है। तो वो सालहा साल की मेहनत आपकी ज़ाया हो जाती है। अच्छा, वो फिर होता है ना कि वो बदला लेने के लिए या उसको मतलब अगर उसको भाई इंसल्ट करने के लिए पूरी महफिल में फिर वो उसकी बात जो है बता दी जाती है। कोई हल्का सा भी इख्तलाफ आपका क्यों ना आपस में हुआ हो तो इस तरह से। और ये हमारी लड़ाइयों में ना बड़ा आम सा एक जुमला है कि मैं भी इनको बता सकता हूँ तुम्हारे बारे में, या मैं भी इनको बताऊंगी तुम्हारे बारे में। तो ये बड़ा आम सा जुमला है। तो कोशिश कीजिए कि हम थोड़ा सा सीख लें, जो अपने लिए दुआ करते हैं। और हम यही दुआ करेंगे कि सबकी कोताहियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, उन पर अल्लाह पर्दे डाले रखे। और अल्लाह ताला हमें मतलब कि हमारे दिलों को नरम भी फरमाए और हमें अल्लाह ताला सही रास्ते पर डाले और हमसे गलतियाँ कोताहियाँ ना हो। लेकिन हम इंसान हैं, गलतियाँ हो भी जाती हैं और इसीलिए हम इंसान हैं। तो दूसरों की गलतियों पे कम से कम पर्दा डालने की आप कोशिश कीजिए, दरगुजर भी कीजिए। आज के दिन ये प्रैक्टिस जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के आपने थोड़ा इस पे अमल करेंगे, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन अमल करके आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, हमारे मुआशरे में भी बेहतरी आएगी। कोरोना के हवाले से बड़ी अहम अपडेट्स हैं। NCOC का भी बड़ा फैसला इस हवाले से सामने आया है। कोरोना पाबंदियों में 1 हफ्ते की तौसीह तो कर दी गई है और NCOC ने
तालीमी इदारे मज़ीद एक हफ़्ता बंद रखने का फ़ैसला भी किया। अच्छा, 27 हसास अजला में तालीमी इदारे एक हफ्ते मजीद बंद रहेंगे। अगर हम चित्राल की बात करें तो चित्राल के तालीमी इदारों के बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद महकमा सेहत ने मुतासर स्कूल में लॉकडाउन लगाने की सिफारिश कर दी और चित्राल के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि 8 स्कूल्स के 65 बच्चों में वायरस की तस्दीक हुई है। अच्छा, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी ऐलान किया कि सूबे के निजी स्कूलों में वैक्सीन ना लगवाने वाले असातिज़ा और अमले को तालीमी इदारों में दाखिल होने की अब इजाज़त नहीं दी जाएगी। और सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद में जुमे के रोज़ मार्केट्स खोलने की इजाज़त दे दी है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें WHO की तो WHO ने दुनिया के तमाम ममालिक से अपील की है कि वो इस साल के आखिर तक कोरोना की इजाफी यानी कि बूस्टर डोज जो है वो ना लगवाएं। WHO की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दुनिया में करोड़ों अफराद ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की एक भी वैक्सीन नहीं लगी है, एक भी डोज नहीं लगी। अच्छा, अब इधर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकरा यहाँ पर कि जो गाइडलाइंस हैं, जो तजवीज़ है WHO की, वो ये है कि बूस्टर डोज ना लगाई जाए क्योंकि बहुत से ममालिक हैं जहां पर लोगों को अभी पहली डोज भी नहीं मिली है। यानी कि मेडिकली ये फैसला उन्होंने नहीं किया, ये तजवीज़ नहीं दी है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी जिम्मेदारी है कि कई लोग ऐसे हैं, दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो अमीर ममालिक जो हैं वो गरीब ममालिक के लिए वैक्सीन की पहली डोज को यकीनी बनाएं। ये एक बात की गई है और ये जो वैक्सीन इन इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं ना, ये उसको एड्रेस किया गया है। बिल्कुल ऐसी ये ख्याल रहे कि दुनिया के कुछ ममालिक में आवाम को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी भी दी जा चुकी है, यह तो हम लोगों को पता ही है। लेकिन अब सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो बूस्टर डोज है वो इसलिए ना लगाई जाए कि जो दूसरे ममालिक हैं, ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर लोगों को एक भी वैक्सीन की डोज नहीं लगी है, उनको वहाँ पर दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। बड़ी अहम एक तजवीज़ है, गाइडलाइन है या है, जो भी आप कह लें। बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले पाबंदियों की बात कर लेते हैं। एक हफ़्ता मज़ीद तौसी कर दी गई है, क्या है डेटा, क्या आप लोगों के साथ जो शेयर हो रहा है, सामने आ रहा है, जिसको एनालाइज किया जा रहा है? क्या केसेस नीचे नहीं आ रहे हैं? क्या ये लहर टूटती हुई ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही कि फ़ैसला फिर से यही किया गया? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो स्टैटिस्टिक्स हैं और जो डेटा है, जो पाबंदियां लगाने का मकसद था कि इस वेव में एक डाउनवर्ड स्लोप देखी जाए, तो वो अभी उतनी नहीं, हमें केसेस में इतनी वाज़े कमी नज़र नहीं आ रही कि जिसकी वजह से हम पाबंदियों को अभी नरम करते। तो इसलिए अभी जो एक स्लाइड सी एक प्लेटो की तरफ सिचुएशन है, मगर अभी वो जो ड्रॉप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ड्रॉप अभी हमें नहीं मिला है। तो इसलिए यही डिसाइड किया गया कि अभी मज़ीद एक हफ्ता जो है इन पाबंदियों को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, NCOC की जानिब से स्कूल्स को मज़ीद एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कराची में इत्तलात ये भी आ रही हैं कि सूबाई हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के बाद मार्केट्स जो हैं वो उन्होंने जुमा के रोज़ खोल दिए हैं। अगर तमाम फैसले डेटा की बुनियाद पर किए जा रहे हैं तो फिर ये हमें तजाद क्यों नज़र आ रहा है बीच में? देखिए जी, NCOC जो है वो एक फेडरल अदारा है और वो प्रोविंसेस को सिर्फ अपनी सिफारिशात दे सकता है, उनको एडवाइस कर सकता है। तो जो डेटा है उसकी रोशनी में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यही रेकमेंड किया है कि अभी फ़िलहाल हमें इन सरगर्मियों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए, क्योंकि बड़ा क्लियर है कि डेल्टा वेरिएंट जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है और जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग्स होंगी, लोग इकट्ठे होंगे, ये ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। और स्कूल्स का भी ये है कि ये डेल्टा जो है ये बच्चों को बहुत इफेक्ट कर रहा है और बच्चे जो हैं वो अगर सिम्टोमेटिक ना भी हों तो वो कैरियर्स बन जाते हैं और जब वो अपने घरों में जाते हैं, हर एक के घर में बुजुर्ग होते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो हमें फील हुआ है, जो डेटा हमारे पास आया है कि ये इसके फैलने का एक सबब जो है वो स्कूल से बच्चे भी घरों में लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से ये फैसला किया गया कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ऐसे हालात तो नहीं है कि हम ये देखें कि हमें मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब फिर से जाना पड़ेगा? ऐसी तो बिल्कुल सूरत हाल नहीं है या अंडर कंसिडरेशन भी नहीं है कोई ऐसी चीज़? नहीं, देखिए इस वक्त अंडर कंसिडरेशन तो नहीं है, मगर ऑप्शंस हमेशा टेबल पे रहती हैं। और अभी जो सिचुएशन है, मैंने जैसे आपको बताया कि एक प्लेटो है, एक स्टेबिलिटी है कि केसेस अगर कम नहीं हो रहे तो बहुत ज्यादा इंक्रीज भी नहीं हो रहे। तो ऐसे में मैंने कि लॉकडाउन की अभी ऑप्शन जो है उसको कंसिडर किया जाएगा, मगर पाबंदियों के ऊपर मजीद सख्ती हो भी रही है, चाहिए। और वैक्सीनेशन जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट का इस वक्त फोकस है कि हम जल्द से जल्द ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दें और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को मैंडेटरी किया जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगी अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो इस वक्त मेन फोकस वैक्सीनेशन के ऊपर है, क्योंकि अगर हम एक फिक्स तादाद तक वैक्सीनेट करने में
कामयाब इंशाल्लाह ताला हो जाते हैं तो फिर हम इसके फैलाव को रोक सकेंगे, क्योंकि एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ आपने वैक्सीनेशन की बात की है, एक सर्कुलर जो सबकी नज़रों से गुजरा, उस हवाले से बता दीजिएगा मुसद्दिका है या नहीं है, और अगर मुसद्दिका है तो एक्चुअल रीज़न क्या है कि साइनोफार्म और मॉडर्ना जो है अब लगानी बंद कर दी जाए, इसकी पहली डोज शॉर्टेज है, क्या ये वाकई ऐसी बात है? नहीं जी, देखिए ये कोई वक्ती तौर पे बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर पीछे से कोई कंसाइनमेंट अगर थोड़ी सी लेट हो रही होती है तो फिर वो सेकेंड, हम कोशिश होती है कि हम सेकेंड डोज वालों को पहले अकोमोडेट कर दें। जैसे ही पीछे से कंसाइनमेंट पहुंचेगी तो फिर फर्स्ट डोज वालों के लिए भी वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अवेलेबिलिटी की अगर हम बात कर ले तो इस वक्त पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है? अवेलेबिलिटी है वैक्सीन्स की, यानी कि अगर जिन लोगों ने पहली डोज लगाई है, दूसरी डोज के लिए अगर उनको मैसेज नहीं भी आता तो जितने दिन 28 रोज़ अगर कहा गया है, टाइम रखा गया तो उसके बाद वो जाके लगवा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि जिसको पहली डोज लगी है उसके लिए दूसरी डोज जो है वो हमारे पास रिजर्व में मौजूद हो। इसीलिए ये जो आपने बात की है कि बाज़ दफ़ा जब हम देखते हैं कि हमारे पास अब उतनी है कि जितनी से फर्स्ट डोज वालों को लगती है, तो फिर वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए उस वाली वैक्सीन को रोका जाता है जब तक दूसरी कंसाइनमेंट ना आ जाए। तो मगर इस वक्त वैक्सीन तमाम जो हैं वो हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है और मज़ीद भी पाइपलाइन में है। दफ्तन फवक्तन आप देखते होंगे कि हर हफ्ते के बाद या हफ्ते में बाज़ दफ़ा 2 दफ़ा कंसाइनमेंट्स जो हैं वो लैंड करती रहती हैं और मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन आ रही हैं। फाइजर भी है, मॉडर्ना भी है, साइनोवैक, साइनोफार्म, तमाम वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जी, और इसकी मिकदार भी काफ़ी है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये WHO के मामले के ऊपर जो उनकी राय है, जो वैक्सीन इनइक्वालिटी को उन्होंने एड्रेस किया है और ये तजवीज़ दी है कि बूस्टर डोज ना लगाएं साल के आखिर तक, जब तक हम ये देख रहे हैं कि बड़े ममालिक हैं जहाँ पर अभी तक पहली डोज भी नहीं लोगों को लग सकी, तो कोशिश कीजिए कि पहले उनको पहली डोज लग जाए। आपकी राय क्या है इस पर? जी देखिए, उनकी एक बात एक हद तक बात ठीक है, इक्विटी की बात वो लोग कर रहे हैं कि गरीब ममालिक को भी बराबर की रिप्रेजेंटेशन मिले, मगर हमारे मुल्क में जो है वो हम लोग सिर्फ उन लोगों को वो बूस्टर डोज देने के लिए अभी तक अप्रूवल मिला है जिनकी कोई मजबूरी है, जिन्होंने ट्रेवल करना है, और उन ममालिक उस वैक्सीन के अलावा कोई वैक्सीन एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसकी बहुत थोड़ी सी तादाद है, मैं समझती हूँ कुछ हज़ारों में सिर्फ ये लोग हैं जिनको इसकी बूस्टर डोज की ज़रूरत है। तो हमारी पॉलिसी भी फ़िलहाल यही है कि अशद ज़रूरत के बगैर, और उसमें भी कैटेगरी जो है वो यही है ट्रैवलर्स की, जिनका बाहर जाना जो है जिसकी वजह से वो नहीं पॉसिबल हो रहा, वो अपने घरों से दूर है, अपनी जॉब से दूर है, उनके लिए, या वो बच्चे जो कि यूनिवर्सिटीज़ में जिनके एडमिशन हो चुके हुए हैं और उनको वहाँ पहुँचना है, तो उन लोगों के लिए ये वैक्सीन अवेलेबल की जा रही है। सही है, सही है। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम चीज़ है, लोग ये सवाल कर रहे हैं तो हम आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि इस हवाले से क्या फ़ैसला किया है NCOC ने? हमने ये सुना था पहले कि जो लोग कोरोना में मुब्तला हो जाते हैं, उनकी एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, तो फिर उनको वैक्सीन की ज़रूरत शायद नहीं रहती है। ये एक आम फहम चीज़ है जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अब एक शख्स अभी कोरोना में मुब्तला हुआ और उसके बाद रिकवर कर गया, उसके बाद क्या उसको वैक्सीन लगवानी है या कोई दौरानिया है जिसका इंतज़ार करना है वैक्सीनेट होने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए वैक्सीन जो है उनसे जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है वो चूँकि टारगेटेड होता है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए ये रिकमेंडेड है कि जो कोरोना से रिकवर कर जाते हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। इसके लिए वो गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि जिनको तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं वो जैसे ही सिम्टम्स खत्म होते हैं वो लगवा सकते हैं, और जिनको सिवियर कोरोना होता है उनको थोड़े से गैप के बाद जो है वो फिर अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। ये गाइडलाइंस बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और मसला ये भी हमने खुद भी मतलब मैंने देखा जब हम शॉपिंग सेंटर गए, वहाँ पर लोगों की तरफ से ये शिकायत थी उन लोगों को कि उन्होंने दोनों जो वैक्सीन हैं वो लगवा ली, कंप्लीटेड वैक्सीनेटेड है, लेकिन जब उनका ID कार्ड उसमें मैसेज किया जाता है तो उनको पार्शली वैक्सीनेटेड का मैसेज आता है। इस बारे थोड़ा मुश्किलात को उनको सामना करना पड़ रहा है, तो इस बारे में नादरा क्या कर सकता है और आप इस बारे में हमें क्या बता सकती हैं कि उन लोगों को जो मसला आ रहा है वो कैसे हल हो सकता है? जी, इसके लिए इन्होंने एक वो लिंक और नंबर भी दिया है जिसके ऊपर आप अपनी ये इन्फॉर्मेशन को अपडेट करवा सकते हैं। वैसे ये सिर्फ यही होता है कि चूंकि आपने देखा है कि जिस तरह से 15 लाख तक हम डेली डोजेस के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं और मोबाइल वैक्सीनेशंस भी हो रही हैं, मोबाइल वैन्स भी घरों तक जा रही हैं, उनके पास टैब्स होते हैं जिनके साथ इंटरनेट का कनेक्शन होता है, तो वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो अपडेट करने में थोड़ी सी ताख़ीर हो जाती है, मगर इस इशू को एड्रेस किया जा रहा है और वो इवेंचुअली सब के सब अपडेट होंगे और उनको उनका रिक्वायर्ड फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थोड़ी सी वो कई दफ़ा वो IT का कोई इशू आ जाता है और अपडेट
थोड़ा सा डिले हो जाता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात गई थी, और इसमें अहम चीज़ ये है कि क्योंकि WHO की जब कोई गाइडलाइन सामने आ रही होती हैं तो लोग उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, लेना भी चाहिए, लेकिन उसको हम इंटरप्रेट कर लेते हैं, हम उस तरह से समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो जो बूस्टर डोज़ है उस हवाले से काफ़ी बात हो रही थी कि शायद तो बूस्टर डोज़ मना कर दी गई है, और यहाँ पर तो कह रहे हैं कि अगर आपने ट्रैवल करना है तो आप बूस्टर डोज़ लगवा के ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेडिकली ये फैसला या ये तजवीज़ सामने गाइडलाइन नहीं आई है, कोई ये बात नहीं है कि आपकी हेल्थ पर बुरे असरात होंगे बूस्टर डोज़ के, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक पहली डोज भी नहीं लगा सके, कई गरीब ममालिक हैं, तो अगर हमारे पास वैक्सीन अमीर ममालिक के पास मौजूद है तो ये अपनी जो वैक्सीन है उधर भिजवा दें ताकि वो लोग वैक्सीनेट हो सकें, हम उनकी मदद कर सकें। सिर्फ इस हवाले से ये जो है गाइडलाइंस सामने आ रही हैं, और बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है जिस तरह से डॉक्टर साहब अभी कह रहे हैं, अगर किसी ने ट्रैवल करना हो तो। अच्छा, और दूसरा ये कि अभी जो क्योंकि अवेलेबिलिटी भी है तो फिर आप लोगों को चाहिए कि जो लोग अब रह चुके हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट लाजमी कराएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ज़रूरी है। इकरा, आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे कि हम देखते हैं कि जी अच्छी तालीम हासिल करना, ये पेरेंट्स का ख्वाब तो होता है कि हमारे बच्चे जो है ना अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन हम देखें तो अच्छी तालीम हासिल करने के लिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अच्छा सरमाया होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास अच्छा कमा रहे होंगे तो फिर आप बच्चों को अच्छे इदारों में भेजेंगे तो वो अच्छा पढ़ के फिर अच्छा शहरी बनेंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी न किसी हद तक वाकई ही दुरुस्त हैं, लेकिन नेटसोल्ट टेक्नोलॉजीज़ कंपनी जो है अपने मुलाजमीन के लिए एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम चला रही है जिसके तहत मुलाजमीन के बच्चों को तालीम के बेहतर मौके फराहम किए जाते हैं। अच्छा हमजा, इसी प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया इदारे के 3 गार्ड्स ने भी, जिनकी बेटियां जो हैं वो IT की तालीम हासिल करके आज नेटसोल्ट कंपनी में डेवलपर्स की जॉब हासिल भी कर चुकी हैं। क्या बात है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मुलाजमीन जो गार्ड्स हैं फीस तो नहीं अदा कर सकते, इतनी भारी फीस, अगर घर चला लें वही बहुत बड़ी बात है। तो फिर भी ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए कि जिस तरह से इदारे जो हैं सपोर्ट कर रहे हों, तो ये 3 बच्चियां जो हैं ये उसकी ज़िंदा मिसाल हैं, और इनको भी बहुत दाद देनी चाहिए, कंपनी को भी मिलनी चाहिए, और उन पेरेंट्स को भी दाद मिलनी चाहिए। खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उनसे गुफ्तगू भी की है। मेरा भी पर्सनली इंटरेस्ट था IT में, और मेरी फैमिली भी मोटिवेट करती थी मुझे IT में, क्योंकि मेरे बाबा यहाँ जॉब करते हैं, और इसलिए मुझे उम्मीद थी कि मैं अच्छे ग्रेड्स लेके इस कंपनी में ज्वाइन कर सकती हूँ। मैं PhD कंटिन्यू करूँगी, स्टडीज़ करूँगी, और थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग्स एंड कोर्सेज मैं एक्सपीरियंस गेन करूँगी। मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ और मैं और लर्न करना चाहूँगी इसी फील्ड में। आई एम वेरी थैंकफुल टू SC, ही सपोर्टेड मी ड्यूरिंग माई स्टडीज़ and he also gave me this opportunity to fulfill my dreams and accomplish my good future. All credit goes to him and my family as well. एजुकेशन में पहले मैंने फिर से मेडिकल किया हुआ है, देन BCom, फिर उसके बाद मैंने MBA किया है, MBA फाइनेंस में किया है, MBA 3.5 ईयर्स। उसके यहाँ पे आने का जो जर्नी है बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और मेरे पापा की इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, मम्मा की बहुत ज़्यादा मेहनत है, उनकी सपोर्ट है बहुत ज़्यादा मेरे लिए, और जो मेरी अपनी मेहनत है वो भी बहुत ज़्यादा थी। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी इस चीज़ में, मतलब कि मेरे लिए जो बुक्स को पढ़ना, उसको रीड करना, मार्क्स लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता था, और मैं हमेशा ये सोचती थी कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे लिए एफर्ट कर रहे हैं तो मुझे चाहिए कि मुझे भी उनको कुछ देना चाहिए इसके बदले में। तो इस चीज़ में जो यहाँ पे आने के लिए मुझे नेटसोल्ट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैंने जब आफ्टर FSC मैंने BScs किया गार्डिसन यूनिवर्सिटी से, उसके बाद 4 साल की डिग्री के बाद मैंने यहाँ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, फिर 6 माह इंटर्नशिप की, देन जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, और जॉब में जब सिलेक्शन होगी, मैं यहाँ पे एज ए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर काम कर रही हूँ। जो भी हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है इस पे जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई बग्स आ रहे हैं या इश्यूज़ आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसकी फिक्सिंग वगैरह जब आती है तो उसको वेरीफाई करके देते हैं। मैं सिर्फ उनसे यही कहूँगी कि कभी कभी हम लोग ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, या हम पता नहीं कहाँ जाके पहुँचेंगे, लेकिन सिर्फ ये है कि इंसान कोशिश करता रहे, कहीं ना कहीं पहुँच ही जाता है। तो बस मेहनत करते रहना चाहिए, ये नहीं कि अब एक दफ़ा नाकामी हुई तो थक के बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिस रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये आज मकाम दिया है, और उसके बाद मैं सलीम गौरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी मदद की, हमारी रहनुमाई की, और नेटसोल्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी मदद कर रहे हैं।
मेरी माशाल्लाह 5 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी ने BScs कंप्लीट कर लिया है, वो भी नेटसोल की मदद से, और बाकी जो बेटियां वो ज़ेर तालीम है, वो उनकी स्टडी जारी है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। नेटसोल हमें सपोर्ट कर रहा है, सलीम साहब हमारी बहुत रहनुमाई कर रहे हैं। बड़ी बेटी ने जो ही अपनी एजुकेशन मुकम्मल किया तो उसके बाद उसने यहाँ पे नेटसोल में अप्लाई किया और नेटसोल ने उनको यहाँ पे हायर कर लिया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक बहुत ही अच्छी फील्ड में एक अच्छी जॉब अपनी जो है जारी किए हुए है, और अपनी जो है उसने सर्विस जारी रखी हुई है, अपना काम कर रही हैं बहुत अच्छे तरीके से, और टीम भी उसको बहुत अच्छा मैनेज कर रही है, साथ बहुत उसको सपोर्ट कर रही है अपने काम से। हम बड़े खुश हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। नेटसोल में जब मैंने नौकरी की तो उसके बाद नेटसोल एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नेटसोल ने मेरे बच्चों के लिए फ़ीस मुहैया की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटी या 2 बेटे हैं, और तीनों अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, और एक बच्चा अभी BCS कर रहा है और वो भी 3रे सेमेस्टर में है, और बच्ची के बाद मेरी उम्मीद है कि इसी तरह मैं उसको भी नेटसोल में लाऊं। सारे बच्चे तलीम हासिल कर रहे हैं और मेरी बड़ी बच्ची तलीम हासिल करके नेटसोल में जॉब लग गई है, और मैं अपने बच्चों को अच्छी जगह और असल जगह सीट पे देखना चाहता हूँ कि बच्चों को अच्छी तलीम हासिल कराने के लिए आप खुद को कोशिश करके बच्चों को अच्छी तलीम हासिल कराएँ, तकलीफ बर्दाश्त करके भी बच्चों को अच्छी तलीम हासिल कराएँ। 6 साल पहले हमें ख्याल आया कि जो हमारा सीनियर स्टाफ है, जिन्हें आप ऑफिसर स्टाफ कहते हैं, उनकी सैलरीज अच्छी है, उनके बच्चे तो अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में, अच्छी कॉलेजों में डिग्रीज मास्टर्स कर रहे हैं, लेकिन एक हमारी टीयर है जहाँ पर लोगों की सैलरी कम है, और वो बहुत बड़ी टीम है, बहुत ज़्यादा स्टाफ है, स्पेन गार्ड्स भी हैं, ड्राइवर्स भी हैं, ऑल हर तरह के स्टाफ हैं, उनके बच्चे को वो मौका नहीं मिल रहा जो हमारे सीनियर स्टाफ में था। फिर कंपनी ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं, इसको 6 साल पहले शुरू किया गया। तो आज आपने देखा, जिस तरह आप 3 गार्ड्स की बात करें, उनके बच्चों की बात करें, तो वो नतीजा है उस 6 साल की काविश का। 6 साल लगे उन बच्चों को शुरू किया हमने, किसी को 8वीं से उठाया, किसी को 10वीं से उठाया, और उनको आज हमने माशाल्लाह डिग्री कराई। तो सिर्फ जॉब नहीं दिया, हमने उनकी तालीम में पूरा उनको सपोर्ट किया। और इसमें एक बात कहूँगा आपको, सबसे बात सिर्फ नेटसोल की काविश नहीं है, नेटसोल तो सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट किया। मेरे नज़दीक उनके माँ बाप बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी थी, जिन्होंने उन बच्चों को मौका दिया कि वो पढ़े। इस वक्त हमारे पास 570 बच्चे माशाल्लाह हमारे ज़ेर तालीम है इस प्रोग्राम के तहत, और उनमें हर तरह के जो सब सर्विस स्टाफ है उनके बच्चे हैं, एंड द लोएस्ट लेवल से लेकर एक जो हायर लेवल के भी ऑफिसर्स हैं जो मतलब स्टील में आते हैं, उनके बच्चे तालीम ले रहे हैं। ये सिर्फ लाहौर में नहीं है, ये बच्चे जहाँ हैं हम उनकी तालीम वहाँ उनको पहुँचा रहे हैं। माँ बाप उनका या माँ उनकी हमारे पास यहाँ काम कर रही लाहौर में, तो बच्चे अगर सक्कर में हैं या वज़ीरिस्तान में है या मुल्तान में, उनकी तालीम उनको वहाँ पहुँचाई जा रही है, फीस उनकी वहाँ दी जा रही है, यूनिफॉर्म हम उनको वहाँ पहुँचा रहे हैं। हम मेक श्योर करें कि बच्चे किसी तरह अपनी तालीम हासिल करें। तो ये खुद रिपोर्ट आपने देखी है कि कितना ज़बरदस्त काम करी कंपनी, और जो वालिदैन जिन्होंने उनको बच्चों को पढ़ाया और इधर तक पहुँचाया, उन सबको ही हमें अप्रिशिएट करने की वैसे बाकी अगर हम देखें ना, तो सहूलियात होना तो एक हम देखें तो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लगन होना उससे भी अहम चीज़ है। और हम ये तीनों जो वालिद थे, इनकी लगन को जो सलाम पेश करते हैं कि इन्होंने जो फ़ैसला किया, और फिर यकीनन अल्लाह ताला ने जिस तरीके से आसानियाँ फरमाई, अल्लाह तमाम लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए, और माशाल्लाह वो बच्चे बड़े दाद थे। बिल्कुल ऐसे ही हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ मौसम की बात करते हैं, क्योंकि आज जब सुबह सुबह मैं आई थी तो मौसम इतना ज़बरदस्त था, और काले से बादल आए थे, और हल्की हल्की कनियाँ उस टाइम लग गई थी वैसे। और अभी बारिश हो रही है लाहौर में, मतलब कि अगर हम देखें तो तकरीबन तमाम एरियाज़ जो हैं लाहौर के, वहाँ पर बारिश हो रही है। और
काफ़ी तेज़ और सख्त बारिश रही है। इवन इस हद तक थी कि लोगों को अपनी जो है गाड़ियाँ तक रोकनी पड़ी। आमतौर पर हम देखते हैं कि कुछ बाइक्स वाले बेचारे रुक जाते हैं, लेकिन गाड़ियाँ जो हैं वो चलती रहती हैं, गाड़ियाँ तक रोकनी पड़ी हैं। इतनी जो है मूसलाधार बारिश थी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, कराची की अभी भी हो रही है, लेकिन कराची की बात करें, कराची में भी इस तरह से बारिश का सिलसिला जारी रहा था। 2 रोज़ हम देख रहे थे पिछले कि वहाँ पर भी बारिश थी। और ये है कि गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि वक्फे के साथ गरज चमक के साथ वहाँ पे भी बारिश होती रही है। लेकिन अभी जो सूरत हाल कराची में मेरा हाल अब धूप निकल आई है, लेकिन ये है कि महकमा मौसमियात की जानिब से जिस तरह से और मुल्क के मुख्तलिफ जो शहर है वहाँ पर इस वक्त बारिश हो रही है। और पहले से बताया गया था, जिस तरह से अभी इकरा भी बता रही है, महकमा मौसमियात ने पहले ही बताया था कि स्पेल 11 सितंबर तक रहेगा। उसके बाद फौरी ही अगला स्पेल भी जो है वो दाखिल हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। हम बात कर लेंगे, हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद हैं। किरण खान मौजूद है लाहौर से, सादिया निसा हमारे साथ मौजूद हैं। कराची के मौसम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब बारिश हुई और पानी भी खड़ा हो गया मुख्तलिफ इलाकों में, हमने ये भी देखा, और फिर मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी मुनक़ता हो गई थी। किरण, इस वक्त मौसम कैसा है कराची का? जी बिल्कुल, इस वक्त तो कराची का मौसम गर्म और मरतूब है। ताहम महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई ज़रूर कर रखी है कि आज और कल भी कराची में वक्फे से बारिश जो है वो हो सकती है और गरज चमक के साथ हो सकती है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा था कि इसी तरह दिन भर कराची का मौसम जो है वो गर्म रहा था, लेकिन शाम में जब सूरज जो है वो ढला है उसके बाद जो है कराची में बारिशों का सिलसिला वो शुरू हुआ दोबारा। और तकरीबन 9 सितंबर से ये बारिशें जो है वो वक्फे से कराची में हो रही हैं। मौसम जो है बारिशों के बाद खुशगवार हो जाता है, ताहम मसले मसाइल बहुत ज़्यादा जो है वो दरपेश आते हैं। चूँकि इस बार हमने देखा कि एक साथ पूरे कराची में बारिश नहीं हुई, इलाके वाइज बारिशें हो रही हैं। जैसे नॉर्थ नाज़ाबाद की तरफ और नॉर्थ की तरफ अगर हम सेंट्रल की तरफ बारिश हो रही है तो इस वक्त साउथ में बारिश नहीं होगी, ये हमने देखा है, जिसकी वजह से सूरत हाल थोड़ी हमें बेहतर नज़र आती है। लेकिन जो नशेबी इलाके हैं जो हमेशा बारिशों में डूबते हैं, जैसे सुरजानी हो गया, नॉर्थ कराची हो गया, वो उसी तरह मुश्किलात में रहे। जी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम लाहौर में सादिया से बात करेंगे। सादिया उनके छतरी पकड़ खड़ी हैं, यकीनन इंजॉय करेंगी मौसम को। इस वक्त बारिश कितनी तेज़ हो रही है सादिया, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर शहर का मौसम तो इस वक्त शायरों और गुलकारों का पसंदीदा मौसम बना हुआ है। अगर इसको रंगीला, सुहाना और मस्ताना कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही हैं और आज जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ चुका है, तो बड़ा भला मौसम लग रहा है। बहुत ही खुशगवार मौसम हो चुका है। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, जबकि इस वक्त भी यहाँ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है कि छतरी के बगैर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन एकदम से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। तो पूरे लाहौर में आज मौसम निहायत खुशगवार हुआ है। महकमा मौसमियात ने भी कहा है कि ये जो बारिश का स्पेल है इतवार तक चलेगा और इतवार तक गरज चमक के साथ बारिश होती वक्फे से। दरमियान में कभी सूरज भी आएगा आसमान पर, लेकिन अब मोस्टली बात की जाए तो जो मजमूई तौर पर मौसम है वो लाहौर शहर का अगले 3 दिनों में निहायत खुशगवार रहेगा। आज का मौसम तो बहुत ही खुशगवार है। लोग जो है उनके चेहरे बाइक पर जा रहे हैं तो गुनगुनाते जा रहे हैं, चेहरों पर खुशी है। कुछ लोग थोड़ा सा मौसम से बेजार हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, आपको पता, बारिश हो और इसके ऊपर गर्मियों की बारिश को एंजॉय ना किया जाए तो ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है। अभी मैंने यहाँ देखा था कि फूड स्टॉल्स जो रास्ते में है वहाँ पर भी लोग खड़े होकर स्पेशल नान चने वगैरह खा रहे हैं, हलवा पूड़ी खा रहे हैं। अगरचे घर से नाश्ता भी किया होगा, लेकिन चूंकि मौसम ऐसा है कि गर्मा गर्म चाय और इस तरह की चीज़ें खाने को बेख्तियारी दिल कर रहा है, तो मौसम तो निहायत ही खुशगवार है, इसके क्या ही कहने हैं। और आज सारा दिन इसी तरह वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। किरण, आपने भी हमें आगाह किया। कराची और लाहौर नुमाइंदगान हमें आगाह कर रही थी। और मौसम लाहौर का जो है वो छतरी भी बड़ी मुश्किल से जो है ना, मैं देख रहा था सादिया की छतरी भी जो बारिश थी उसमें से बड़ी मुश्किल से उन्होंने संभाल के रखी। सादिया जिस तरह नाश्ते की बात कही थी, मैं भी यही सोच रही थी कि मौसम इतना अच्छा, नाश्ता भी ज़बरदस्त होना चाहिए। मौका मिल गया सबको। और मुझे तो लग रहा था कि सादिया ने खुद भी कुछ ऑर्डर कर रखा है। खैर, ये बारान रहमत रहे, बारान ज़हमत ना बने, यही हम दुआ कर सकते हैं। और मुश्किलात ना हो लोगों को बारिश की वजह से। बारिश बड़ी ज़्यादा जो हम देख रहे थे, हमें पता भी लग रहा था कि बहुत ही तेज़ और ज़्यादा बारिश हो रही है। खैर, आगे बढ़ेंगे और हम कुछ बात करेंगे मासूम बच्चों की, मासूम कलियों की, और उन बच्चों की कि जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये कौम का मुस्तकबिल हैं, लेकिन वो हमें सड़कों पर नज़र आ रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे तो ऐसे, हम कहते हैं ना कि ये मुआशरे का हुस्न होते हैं और बच्चे वालिदैन की उम्मीदों का भी महवर होते हैं और यही कौम का कीमती मुस्तकबिल और रोशन सरमाया समझे जाते हैं। लेकिन
जिस तरह से हमजा भी कह रहा है, बच्चे पढ़ लेकर हम कहते हैं कि ज़िंदगी मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता होकर मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली में हिस्सा लें, लेकिन हम देखते हैं कि मौसम में गुर्बत के अंधेरे छाए हुए हैं और उस वजह से जो बच्चे हैं वो सड़कों पर हमें दिखाई देते हैं, भीख मांगते हुए बिल्कुल ऐसी मुसावात का जाल बिछा हुआ है अगर हम ये कहें, और कौम का ये मुस्तकबिल हमें जब सड़कों पर नज़र आ रहा होता है उसमें हमारी ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारी को शायद आज तक अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके हैं। और अगर हम सड़कों, चौराहों, बाज़ारों, गरज हर जगह की बात करें तो भिखारी बच्चे हमें दिखाई देते हैं, जो कि पूरी कौम के लिए एक लम्हा फिक्री है। बिल्कुल, लेकिन हमजा यहाँ पे खुशाइन बात यह है कि पंजाब हुकूमत बच्चों को भिखारी माफी के शिकंजे से निजात दिलाने के लिए अब सरगर्म है और इंसदाद गदागरी मुहिम के सिलसिले में लाहौर समेत पंजाब की जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पर अब रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और गुज़श्ता एक माह के दौरान कहा जा रहा है कि सिर्फ लाहौर से 382 गदागर बच्चे जो हैं उनको तहवील में ले लिया गया। और पंजाब भर से अगर हम देखें 697 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जो नंबर्स बताए जा रहे हैं। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का ये कहना है कि भिखारी माफिया के खात्मे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा और शहरी भिखारी बच्चों को भीख देने के बजाय उनकी हौसला शिकनी करें। हौसला शिकनी करना किस तरह से ज़रूरी है, इस पर भी बात होगी और हम बतौर शहरी किस तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मदद कर सकते हैं इस काम के लिए बात करेंगे। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सारा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सारा साहिबा, ये हम मसला अक्सर आपसे डिस्कस करते भी हैं, हम देखते हैं हमें चौराहों पर बच्चे, ट्रैफिक सिग्नल्स पर बच्चे नज़र आते हैं, फिर बच्चों पर तरस भी लोगों को आ जाता है। पहले इसको एड्रेस कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि यार बच्चे हैं, इनको कुछ पैसे दे देते हैं, लेकिन वो तो प्रोफेशनल्स हैं और उनको किस तरीके से हमने कारामद बच्चे बनाना है, इस मुल्क के लिए बेहतर बनाना है। जी बिल्कुल, देखें आपने जैसा मेंशन किया, चाइल्ड बेगरी जो है, गदागर बच्चे, ये हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा एक सोशल इशू है। जब भी लोग गुजरते हैं, शहरी गुजरते हैं, तो बच्चे आके खटखटाने लगते हैं। अच्छा, ये बच्चे सिर्फ शहरियों को तंग नहीं कर रहे, ये बच्चे खुद वल्नरेबल हैं, ये गैर महफूज हैं, क्योंकि देखें जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं इस तरह के, इनके पास कोई मौजूद नहीं होते, ये अकेले फिर रहे होते हैं, ये वल्नरेबल हैं, इनके साथ कोई अब्यूज़ का वाक़या, ज्यादती जिसको कहते हैं, ज्यादती, जिनसी ज्यादती और टॉर्चर, तशद्दुद, हर चीज़ इनके साथ पेश आ सकती है। यही बच्चे ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं, इनको मंशियात जो है उसके लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इन बच्चों को हमने हिफाजती तहवील में लेना है, इनको जो है हमने प्रोटेक्शन देनी है। इसीलिए हमने जो है ये एक ये ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया और जो कल हमने किया, और ये हम तो रोज़ जो है वो हमारी 4 टीमें निकलती हैं और बच्चों को सुबह से लेकर रात तक जो है वो रेस्क्यू किया जाता है। और अगर आप अभी देखें तो लाहौर में 75% जो है ना चाइल्ड बेगरी, गदागर बच्चों की तादाद में आपको कमी महसूस होगी। और अगर कहीं भी नजर आए तो हमें हमारी हेल्पलाइन 1121 पर इन्फॉर्म किया जाए। अब बेसिकली ये बच्चे जो हैं सड़कों पे, देर नॉट सेफ ओवर देयर। और हम क्या करते हैं, जैसा आपने कहा कि हमने इनको कारामद शहरी बनाना है। हुकूमत चाहती है कि इनको ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, इनको हुनर सिखाया जाए, इनको एजुकेशन दी जाए। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, जैसे मैं आपके साथ आपके प्रोग्राम आपके साथ पहले भी कर चुकी हूँ, जहाँ मैंने बताया कि इन बच्चों के साथ हम क्या करते हैं, हम इनको लेके जाते हैं, अपने ब्यूरो में रखते हैं, पढ़ाते हैं, खाना पीना देते हैं, उसके बाद उनको हुनर सिखाते हैं। स्टिचिंग के कोर्सेज, नर्सिंग के कोर्सेज स्टार्ट किए गए गर्ल्स के लिए, ताकि बाद में जाके वो उनको दोबारा भीख ना मांगनी पड़े और किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, खुद वो सर उठाकर ज़िंदगी गुजार सकें। आपको पता है, यू विल बी सरप्राइज, एक बच्चे के पास से जब हम उसको उठा के लाते हैं, वो कोर्ट में पेश होता है, कोर्ट को उसके पास से डेली 1,500 से 2,000 रुपये मिलती हैं। मतलब आप सोचें, अगर एक बच्चे की कमाई रोज की 2,000 है तो महीने की क्या बनी 60,000। तो अगर एक MBA ग्रेजुएट भी आप सोचें कि वो जो कमाता है अपनी जॉब में राइट आफ्टर मास्टर्स, उसको इससे कम मिलती है। तो ये जिससे आपने सही कहा, इट्स अ प्रोफेशनल नेटवर्क, ये एज अ प्रोफेशन लिया हुआ इन्होंने। अच्छा सायरा साहब, जो बेकारी बच्चे होते हैं इनके खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन शुरू किया गया पंजाब भर में, इस वक्त जो है ऑपरेशन से कितने बच्चों को जो है रेस्क्यू किया गया? क्योंकि अगर लाहौर की बात करें तो वहाँ के जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं वो 382 हैं। तो पंजाब भर में कितने बच्चों को रेस्क्यू किया गया और ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा? जी देखें, ये हमने जो है ना ये डिसाइड किया है कि ये ऑपरेशन बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम बंद करते हैं ऑपरेशन फिर वापस बच्चे जो हैं सड़कों पे आ जाते हैं। वी विल कंटिन्यू दिस ऑपरेशन थ्रू आउट, मतलब ये रोज 4 शिफ्टें निकलती हैं। हमारे तकरीबन 25 ऐसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं जो रोज जा रहे हैं सुबह से रात तक 4 शिफ्टें। एक शिफ्ट इनफैक्ट रात को 11 बजे से 1 बजे तक भी होती है। और आपने जैसा कहा
लाहौर की जो फिगर है वो 382 है, और जो पंजाब की है पूरे, बिकॉज वी आर ओनली प्रेजेंट इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब राइट नाउ, हमारे 697 बच्चों को, और ये एक महीने की फिगर है। अगर आप पूरे साल की देखें तो वो 6000 से ज्यादा बच्चे हैं जो पूरे पंजाब से लिए गए। और अब हम ना पता है वी आर नॉट गोइंग टू लीव दीज चिल्ड्रन, बिकॉज अगर हम छोड़ते हैं ये वापस न जाते हैं, हम इनको पकड़ते रहेंगे। अगर वापस जज ने कस्टडी दे भी दी माँ बाप को, हम इनको वापस से रेगुलर ऑपरेशन करते रहेंगे ताकि ये तंग आके ये बिजनेस ये प्रोफेशन छोड़ दें। दिस इज आवर प्लान। ठीक है सारा साहबा, एक अहम चीज़ है 1121 का आपने जिक्र किया है, और ये हम शेयर भी कर रहे हैं लोगों के साथ ताकि शहरी भी इस मुहिम के दौरान, इस ड्राइव के दौरान आपके साथ शामिल हो सकें और आपकी मदद कर सकें। लेकिन शहरियों का पहला सवाल ये होता है यार फ़ायदा नहीं होगा, हम कर देंगे, ये लोग शायद ले भी जाएंगे, लेकिन कल ये बच्चे फिर हमें यहाँ पर मिल रहे होंगे तो हमें इतनी जो है एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है, किस हवाले से बता दीजिए। दूसरा, आपने जज से कस्टडी लेने की बात की है, वो आपको किन बुनियादों पर मिलती है, क्योंकि वालिदैन तो नहीं चाहते होंगे कि बच्चे आपके पास रहें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हम बच्चे को लाते हैं और कोर्ट से कस्टडी लेने की कोशिश करते हैं तो माँ बाप आ जाते हैं और रोना पीटना डाल देते हैं। इनफैक्ट हमारा जो इदारा है उसके बाहर बहुत सारे माँ बाप इकट्ठे होकर शोर शुरू कर देते हैं, प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। तो उसको रोकने के लिए ऑफकोर्स ये कानूनी हमारे पास इसका जो है ना, दिस इज आवर एम्बिट, हमारा जो PDNC एक्ट है जो पंजाब हुकूमत ने बनाया है, उसमें एक सेक्शन है 36 सेक्शन है, इट्स अगेंस्ट चाइल्ड बेगरी। हम वो यूज़ करते हुए हम इनकी कस्टडी लेते हैं, बिकॉज कानून ने हमें इख्तियार दिया हुआ है कि ये बच्चे जो सड़कों पर गैर महफूज हैं, चाहे इनके माँ बाप इनको उसमें डाल रहे हैं या ये खुद अकेले हैं, वी आर एंटाइटल्ड टू टेक देयर कस्टडी फ्रॉम द कोर्ट, और फिर हम इनको अपने पास रखते हैं। और पता है आपको एक अच्छी बात पॉजिटिव ये कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास आए और वो दे रिफ्यूज टू गो बैक। जब कोर्ट कह भी देता है ना कि माँ बाप के पास, वो कहते हैं नहीं हमें नहीं जाना, हमें सड़कों में भीख नहीं मांगी, हमने ब्यूरो में रहना है, हमने पढ़ाई हासिल करनी है। और आप प्लीज़, आपका आई अप्रिशिएट योर चैनल कि आप इस इशू को हाईलाइट करें अपने शो में। और हमने जो है वो शहरियों से गुजारिश करनी है कि इन बच्चों को भीख ना दें, बिल्कुल भी नहीं दें। अगर आप या तो इनका एडमिशन करा दें, ब्यूरो में इनको ले आए अपने साथ और हम इनका एडमिशन कर लेंगे, या फिर आप इनको कोई खाने पीने की चीज़ दे दें अगर आपको सिंपैथी आती है, अगर उन्होंने कुछ खाया नहीं है, लेकिन पैसे इनको बिल्कुल ना दिए जाएं, बिकॉज हमने ये पैसे ना देके तो डिस्करेज किया जा सकता है सारा सब। लेकिन आप नहीं समझती कि जो बेस लाइन है उसको खत्म करना होगा, जो कि गैंग कारफरमा होते हैं इनके पीछे, उनके खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी है। आप सही कह रही हैं, इसीलिए पिछले साल ना हमने 2 गैंग्स अरेस्ट करवाए पुलिस के साथ मिलके ना, हमारी टीम ने रेकी की कि एक गैंग, ये 2 गैंग सुबह बच्चों को ना डिफरेंट सिग्नल्स पे ड्रॉप करते थे, शाम में पिक करते थे और उनसे पैसे लेते थे। हमने पुलिस को बताया, उसके साथ गए, हमने ये दोनों गैंग्स अरेस्ट करवा लिए, लेकिन इनका पता कराना भी थोड़ा मुश्किल होता है और वो एक आगे ऑफ कोर्स अब बाकी आगे इनका ट्रायल होता है, फिर जुडिशरी जो डिसाइड करे, वी डोंट हैव एनी से इन दैट। लेकिन हम तो ये कर सकते हैं ना कि इसको प्रिवेंशन की तरफ एटलीस्ट हम सब मिलके प्रिवेंशन की तरफ काम करें और इनको पैसे ही देना बंद कर दें। तो ये मैं हमारा प्लान है कि एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, मीडिया के सेलिब्रिटीज आपको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहेंगे हम, कि हम एक ट्विटर पे जो है कैंपेन चलाएंगे, चाइल्ड बेगरी को, चाइल्ड अब्यूज को जो है डिस्करेज किया जाए। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। सारा साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का नहीं, और हम ऐसे बच्चों को जब देखते हैं तो हम उनको शायद 10 रुपये दे के, 5 रुपये दे के, 20 रुपये दे के, 50 रुपये दे के उनका भला नहीं कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम उनको ये बता रहे हैं कि मेहनत के बगैर तुम ऐसे कमा सकते हो और तुम ऐसे ही रहोगे और इसी तरह से हाथ फैलाते रहोगे, इसलिए डिस्करेज कीजिए। और फिर 1121 है, अगर उनसे आप रब्ता कर लें, ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उनसे रब्ता करें, वो उन बच्चों को ले जाएं, कुछ बेहतर तरबियत हो जाएगी। और बिल्कुल अगर आपको इतनी उनके साथ सिंपैथीज हैं तो जिसने सारा साहिबा भी बताई थी कि आप उन्हें कोई खाने पीने की चीज़ दे दें, लेकिन उनको पैसे ना दें, क्योंकि इससे वो जो है वो उनको आदत उनकी जो है वो ऐसी ही रहेगी और वो मांगते ही रहेंगे, हाथ फैलाते रहेंगे। बिल्कुल, हम उनके साथ भलाई नहीं कर रहे होते बच्चों के साथ। खैर आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कौमी अवार्ड याफ्ता सीनियर सहाफ़ी और माहिर अफ़गान उमूर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब जो हैं वो गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए हैं। और रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब के अहले खाना के मुताबिक तवील अरसे से वो अलील थे और रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब 10 सितंबर 1954 को पैदा हुए थे। अच्छा, उन्हें उसामा बिन लादेन के इंटरव्यू की वजह से काफ़ी शोहरत मिली। वो उन चंद सहाफ़ियों में से हैं जिन्होंने तालिबान की कार्रवाइयों को रिपोर्ट किया और 1995 में ख़ुद कंधार गए थे वहाँ पर। और मरहूम की सहाफ़ती खिदमात की बात की जाए तो कई सहाफ़ियों के वो उस्ताद थे। बिल्कुल। और कल से अगर आप बड़े सहाफ़ियों को देखें
तो बड़े सहाफ़ी, बड़े सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो भी इस तरीके की पोस्ट लगा रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा, हम सब ने बहुत कुछ सीखा उनसे, और उनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाज़ा। और मुल्ला उमर का इंटरव्यू भी जो है वो ग़ालिबन इन्होंने किया था। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जो है इनकी अगली मंजिलें आसान करें, इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। और हमारे प्रोग्राम में भी हम ख़ास तौर पे जब अफ़गान इशू की बात करते थे, बहुत दफ़ा हमने रेमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब से जो है वक्त भी लिया, उनकी जो है माहिराना राय भी लेते रहे, और बड़ी गहरी नज़र ख़ास तौर पर वो अफ़गान जो उमूर थे उन पर रखते थे। खैर हम ये सुन के एक अगर देखा जाए तो बड़ा लॉस है ये, अगर सहाफ़त में देखा जाए तो बहुत बड़ा लॉस है उनके जाने से। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा खैर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे पाकिस्तान के टैलेंट। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, और क्या बात है, अगर उस टैलेंट के साथ अगर आपके अंदर एक स्किल्स कुछ मौजूद हैं और उसके अंदर इनोवेशन भी आ जाए तो फिर आप जो है कमाल ही कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और ऐसा हमारी बच्चियों ने किया है। हाँ जी, लड़कियां बाजी ले रही हैं। बिल्कुल लड़कियां तो बाजी ले रही हैं। इसीलिए हम बात करेंगे बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी की तालिबात की, जिन्होंने कुव्वत समातो गोयाई से महरूम अफराद के लिए खुसूसी चैटिंग एप्लीकेशन जो है वो तैयार कर ली है, और जिसकी मदद से खुसूसी अफराद एक दूसरे से इशारों की ज़ुबान में चैटिंग कर सकेंगे। और इस मुनफरिद एप्लीकेशन को तैयार करने वाली टीम में 3 तालिबात, अलीज़ा मुश्ताक, फातिमा जाहिद और आयशा मंसूरी जो हैं वो शामिल। क्या बात है, पाकिस्तानी है। देखिए ना ख़वातीन कैसे आगे से आगे जो है वो मंजिलें तय करती जा रही हैं, और दें वो तो बहुत जो है बहुत आगे जाएंगी। और आप देखें कि कितने ज़बरदस्त अच्छी बात यह है कि जितना आप लड़कियों को मतलब तालीम के हवाले से उनको कर रहे हैं प्रमोट, उसी तरह से वो आगे बढ़ रही हैं। और चैट विद डेफ नामी इस एप्लीकेशन में इंस्टाग्राम जैसे जो वो एक आप कह लें कि एक जो उसका फ़ीचर है उसको इस्तेमाल किया गया है, और उसके तहत जो भेजे गए पैगामात हैं उनको अनसेंड भी किया जा सकेगा जो पैगाम भेजते हैं। बिल्कुल, और एप्लीकेशन का तजर्बा जो है कुव्वत समातो गोयाई से महरूम अफराद से करवाया गया, जिन्होंने इसे कारआमद एप्लीकेशन करार दिया। और एप्लीकेशन जो अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, इशारों की ज़ुबान पर मुश्तमिल है, जिनमें हरूफ तहज्जी के तौर पर इस्तेमाल होने वाली अलामात जो तादाद थी वो बहुत कम थी। इसलिए टीम के अरकान ने बहुत ज़्यादा तहकीक के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो साइंस हैं, जो इशारे हैं, इस एप्लीकेशन में मुहैया किए हैं, इसमें शामिल। बिल्कुल, और इसके अलावा अगर हमजा देखा जाए तो उन्होंने जो है वो रोज़मर्रा बातचीत में जो हम इस्तेमाल करते हैं अल्फाज और जुमले, उनको भी उस एप्लीकेशन का हिस्सा बनाया। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सद्दाम खोकर साहब। सद्दाम खोकर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अगर हम इस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो इस एप्लीकेशन के हवाले से हमें बताइएगा कि इसमें ये जो ख़ास चीज़ें हैं ये उन लोगों के लिए जो हमारे लिए बहुत ख़ास हैं कितनी ज़रूरी थी, और इसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा थी उनको, अब उनके लिए कितनी आसानी हो गई है। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको इस प्रोग्राम करने के ऊपर शुक्रिया कहना चाहूँगा। दरअसल देखें, दुनिया के अंदर 560 मिलियन पीपल डीफ हैं, और एवरेज हर कंट्री के अंदर 5 to 6% डीफ का रेशो है, जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्कूल्स और साइट और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बताती हैं कि पाकिस्तान में 6 से 10% ये रेशो है। पाकिस्तान में इसके लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, पर जैसे वो काम कर रही हैं अमेरिकन साइन लैंग्वेज के साथ साथ पाकिस्तान साइन लैंग्वेज, जिसके अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस भी हैं, उर्दू, पश्तो, सिंधी, उर्दू, जिसकी वजह से काफ़ी साइंस इंक्रीज़ हो जाते हैं, रोमन अल्फ़ाबेट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे अब मुझे नॉर्मली हाई करना है साइन लैंग्वेज में, अमेरिकन साइन लैंग्वेज में, मैंने इस तरह से किया, पर पाकिस्तानी लैंग्वेजेस की वजह से ट्रेडिशनल हमारे घरों में चैट वेस्ट की वजह से काफ़ी इश्यूज़ हो रहा था। फिर अगर हम इस चीज़ को लेकर चलें कि आगे जब हमें चैटिंग करनी हो किसी से, किसी को अपनी बात करनी हो और हम ना पहुंचा सकें, तो ये कॉमन वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर जो डीफ पर्सन हैं, नॉर्मल हर चीज़ें, पर उनमें एक चीज़ डिप्रेशन, एंजाइटी पाई जा रही है, बिकॉज वो अपनी कम्युनिकेशन, अपने एक्सप्रेशन आगे वो शेयर नहीं कर पाते हैं। जब डिजिटली ये चीज़ आगे बढ़ती है, चैटिंग और कम्युनिकेशन और डिफरेंट लिसनिंग, डिफरेंट चीज़ें आती हैं, और वो अब डिजिटली वर्ल्ड में भी पीछे रहने लगे, तो और ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो इस वजह से बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में हमारे कुछ तालबात ने इसके ऊपर व्यूज़ दिया, जिसके ऊपर हमने मॉडलिंग की, रिसर्च की, और डिफरेंट वर्क देखते हुए हमने अपना नया मॉडल बनाया, और ये एक चैट इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसकी वजह से इजीली आप
पाकिस्तान में खासकर हमने, क्योंकि काफ़ी स्कूल्स जो स्पेशल एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे चेक करवाई और उनको दी फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा प्रोफेसर साहब, हमें ये बताइएगा इस ऐप बनाने का ख्याल कैसे आया और इसके जो मखसूस फीचर्स हैं उनके बारे में हमें ज़रा बताइएगा। असल में जब हम फाइनल ईयर के अंदर स्टूडेंट्स को अपनी डिग्री मुकम्मल करने के लिए FIP एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, उसके अंदर हम लोग जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी है इसके अंदर हमारा ज़्यादातर ख्याल होता है कि जो पाकिस्तान के अंदर आज रियल प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर काम करें। तो हमने उन प्रॉब्लम्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे सोशल इश्यूज़ हमारी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो हमने बनाई हैं, और इसी तरह हमारा लोगों के साथ फिर स्पेशल। ठीक है प्रोफेसर साहब, ये बता दीजिएगा कि ये क्रेडिट किसको जाता है कि ये इस तरह की ऐप बनानी है? ये फैसला उन तीनों तालिबात ने किया था, आप सुपरवाइज़र थे, आपकी जानिब से सजेस्ट किया गया था? एक तो ये चीज़ भी बता दीजिएगा। दूसरा, इस एप्लीकेशन को हम आलमी सतह पर किस तरीके से इस्तेमाल करवा सकते हैं? जी सर, ये 100% क्रेडिट जाता है हमारी तालबात को, अलीज़ा, आयशा एंड फातिमा को, जिन्होंने अपनी दिन रात मेहनत और कोविड जैसी सिचुएशन के अंदर जहाँ तालीमी इदारे बंद थे और काफ़ी मुश्किलात थी, और लियारी जिसको कराची से एक बिल्कुल कट ऑफ किया गया पास्ट में, वहाँ पे उन्होंने इतनी मेहनत की और ये एप्लीकेशन मेरी अंडर सुपरविज़न के अंदर बनाई। तो ये तमाम पूरा का पूरा क्रेडिट उनको जाता है और हमारी यूनिवर्सिटीज़ के मैनेजमेंट को जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब। सुबह पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और वो तीनों तालिबात जो हैं वो बहुत ज़्यादा दाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि सुपरवाइज़र साहब थे और सुपरवाइज़र साहब जो हैं जिन्होंने देखा कि किस तरीके से और उन बच्चियों की मदद की है, उसके अंदर आप भी बड़े दाद के मुस्तहिक हैं। और हम आसानी पैदा कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, अगर इसी मुआशरे का हिस्सा होने वाले उन अफराद की कि जिनके अंदर शायद वो कुछ चंद खसूसियात नहीं हैं अल्लाह की तरफ से, तो वो उनकी मदद अगर हम कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए और बड़ा बेहतरीन काम किया। बिल्कुल, आप देखें कि इन तीनों तालिबात ने कितना ज़बरदस्त उनके पास आइडिया था कि उन्होंने उसके ऊपर काम किया, और वाकई में ये जो ऐसे अफराद हैं इनको ये आगे बढ़ सकते हैं अगर इनको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएं, तो उनके लिए काम बड़ा अच्छा किया गया दाद की मुस्तहिक। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे सियासी महाज की, और इसमें तो अपोजिशन ही अपोजिशन के सामने है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की धुआंधार तकरीरों के इस वक्त चर्चे हैं, और PDM से राहें जुदा करने के बाद बिलावल भुट्टो सियासी मैदान में अब खुलकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो मेलसी में जलसे से खिताब करते उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए कहा कि दोहरा मयार नहीं चल सकता, नून लीग अपोजिशन का किरदार अदा करे या फिर हुकूमती सहूलतकार होने का ऐलान करे। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, आपको पहले तो वो सुना देते। अपोजिशन का रोल अदा करे या आके ऐलान करे कि आप हुकूमत के सहूलतकार। लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और आप उस वक्त भी पीछे हटे। हम आपको मजबूर करेंगे कि आप अपोजिशन का किरदार अदा करें, बुज़दार को घर भेजे, इमरान को घर भेजे, इलेक्शंस करवाए। हमने मिलके पंजाब को बचाना है। आप तैयार नहीं हुए तो अवाम आपको माफ नहीं करेंगे। पंजाब के अवाम खास तौर पे जान लेंगे कि ये ना मुफाहमत है, ये ना मुखालफत है, ये मुनाफिकत है। ये मुनाफिकत है, ये ना मुफाहमत है, ना जो है मुखालिफत है, ये मुनाफिकत है। बड़े सख्त जुमले थे ये नून लीग के हवाले से, और समझ नहीं लग रही कि अब सहूलतकार है आखिर है कौन। वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहूलतकार है, इसलिए उन्होंने PDM से अलहदा कर दिया, और बिलावल साहब की भी समझ इसलिए भी नहीं आ रही है कि अभी कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि शायद जिस तरह से हम वापस भी आ सकते हैं, हमें इकट्ठे कुछ करना चाहिए। फिर जो कराची में जलसा हुआ था उस हवाले से भी बड़ी पॉजिटिव बातें उन्होंने। बिल्कुल, जिस तरह से बिलावल साहब फुर्तियाँ दिखा रहे हैं हमजा, उनकी नज़रें ऐसे लगता है कि अगले इंतखाबात जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उन पर उन्होंने जमा ली हैं। और चंद रोज़ कबल जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुझे सिर्फ जाला वज़ीर आज़म नहीं, वज़ीर आला पंजाब ही चाहिए। अच्छा, अब सियासी सूरत हाल ये है कि नून लीग भी अपने सियासी बयानिए की जंग में उलझी हुई है, जबकि पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात की तैयारी कर रही है, और बिलावल अपनी कामयाबी के दावे इस एतमाद के साथ कर रहे हैं जिस पर सियासी पंडित भी अब बिल्कुल हैरान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अगर दूसरी जानिब बात करें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान की, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पर जवाबी वार भी किया। उन्होंने कहा है
कि जो पेशकश बिलावल को हुई वो हमें भी हुई, लेकिन हमने कबूल नहीं किया। और उन्होंने तो PDM टूटने का जिम्मेदार भी बिलावल भुट्टो जरदारी को ही करार दिया। और मुस्लिम लीग नून जो है उसकी जानिब से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो है वो सामने आए और चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मुखातिब करते उन्होंने कहा कि बिलावल इस हद तक ना जाएं, वापस लौटना पड़ा तो बहुत मुश्किल होगी, अगले इक़्तिदार में हिस्सा मिलने की बातें लॉलीपॉप हैं। तो इस किस्म की बातें जो हैं वो हो रही हैं। बिल्कुल, अब ये क्या बातें हो रही हैं, हम इसी हवाले से बात कर लेते हैं। सीनियर सियासी तज्ज़िया बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बुखारी साहब। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी, या ऑपोजिशन का ऐलान करें आप या हुकूमत के सहूलतकार होने का मतलब ऐलान करें। क्या बिलावल के इस बयान ने नून लीग को आप समझते हैं कि मुश्किल में डाल दिया? देखिए, बिलावल के इस बयान ने ऑब्वियसली रिपल्स तो भेजी होंगी PMLN की तरफ, क्योंकि ये तनकीद जो है पिछले दिनों में जो भी गुफ्तगू उन्होंने की है उसमें सबसे ज्यादा तनकीद जो है उनके इस बयान में थी। वो इल्जाम लगा रहे हैं नून लीग के ऊपर कि ये हुकूमत के सहूलतकार बने हुए हैं और ये कि अपोजिशन जब तक तितर बितर रहेगी उस वक्त तक ना बुजदार को घर भेजा जा सकता है ना इमरान खान को घर भेजा जा सकता है। लेकिन वो इस बारे में रोशनी डालने के लिए आमादा नजर नहीं आते हैं कि जो PDM जिस वक्त फुल फ्लेम में जा रही थी उस वक्त पीपल्स पार्टी ने जो इससे निजात हासिल की, यानी इसको छोड़ दिया था, क्या वो बहुत बड़ा वाकया नहीं था कि जो एक तहरीक मोमेंटम पकड़ रही थी वो बिल्कुल जीरो होके रह गई? तो अपना कसूर तो वो मानते नहीं है, लेकिन अपोजिशन से तकाजे कर रहे हैं। खुद उन्होंने हुकूमत के साथ कई दफा ताउन किया है। अगर आपको याद हो जो बलूचिस्तान की हुकूमत तोड़ी गई थी, अगर आपको याद हो जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, ये सारी चीजें जो हैं उसके ऊपर तो वो बात नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ अपोजिशन से मुतालबा कर रहे हैं कि वो सहूलतकारी छोड़ दें। भाई कौन कह सकता है कि PMLN जो है वो हुकूमत की या इमरान खान की सहूलतकार है? मेरा नहीं ख्याल उनकी कोई हरकत ऐसी है जिससे सहूलतकारी का यानी इंदिया मिले। सिर्फ एक बात यह है कि मरियम नवाज ने एक दफ़ा बयान में कहा था कि वो ये चाहते हैं कि बुजदार की हुकूमत पंजाब में अपनी मुद्दत पूरी करे, बस वो एक फ्लॉ जरूर है। लेकिन अदरवाइज हुकूमत के लिए सरदर्द बनी हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जितने उनके बयानात हैं, जितने उनके मुजाहरे हैं, जिस तरह का वो एहतजाज कर रहे हैं, चाहे वो एहतसाब के नाम पर है, जो एहतसाब उनका सिंगल हैंडेडली किया जा रहा है, तो बिलावल को और ज्यादा वजाहत के साथ बात करनी पड़ेगी। और एक दूसरी सांस में वो ये कहते हैं कि जब तक अपोजिशन सारी एक नहीं होगी हुकूमत को घर नहीं भेजा जा सकता। तो ये जो डुअलिटी है इसको भी उन्हें खत्म करना पड़ेगा, और इसका एक ही तरीका है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और मौलाना फजल रहमान जो इस PDM के रूहे रवा हैं, ये जब तक एक फोरम पर बैठ के मुश्तरका जद्दोजहद की कोशिश का आगाज एक दफा फिर नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत को कोई खदशा है। बिलावल भुट्टो साहब तो खासे मुतमईन नजर आ रहे हैं, अब तो ऐलान भी कर रहे हैं कि आइंदा पीपल्स पार्टी जो है वफाक और सूबों में हुकूमत बनाएगी। पंजाब पर भी उनकी नजरें हैं। अगर आप अभी तक देखें तो ऐसा कुछ होता हुआ आपको नजर आ रहा है? तो ये सारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जो हैं वो एक पेज पर आ जाएं और मुश्तरका और मुतहदा कोशिशें करें, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि सेंटर से उनकी हुकूमत खत्म हो जाए। खास तौर से जब ये आप देख रहे हैं कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप है ये दोबारा रिवाइव हो रहा है, दोबारा एक दूसरे के खिलाफ तीर अंदाजी शुरू हो गई है। तो इस तरह का जो एलिमेंट है, जो नाराज एलिमेंट है, खास तौर से जिसका मैंने जिक्र किया जहांगीर तरीन ग्रुप और दूसरे इत्तेहादी जो है, मैंगल जो पहले इत्तेहादी थे अब वो हुकूमत के साथ नहीं है, MQM जो है वो भी वल्नरेबल है। तो मिल मिला के कोशिश कर रहे हैं अगर ये सारे, तो ये हुकूमत बिल्कुल घर जा सकती है, सेंटर से भी और पंजाब से भी। बुखारी फजल रहमान की भी बात कर लेते हैं, जो कहते हैं कि जो ऑफर बिलावल को हुई है वो उन्हें भी हुई थी। एक तो बताइएगा कौन सी ऑफर की बात कर रहे हैं, और दूसरा आप समझते हैं कि ऐसे बयानात ऑपोजिशन की जानिब से आना, फिर ऑपोजिशन आपस में एक दूसरे पर तनकीद करती दिखाई दे रही है, आपस में तकसीम हुई है, तो इसका फ़ायदा जो है ऑल्टरनेटली आम इंतखाबात में जो मौजूदा हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, इसको होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब ने तो रिएक्ट किया है और रिएक्शन में उन्होंने यानी कोशिश की है अंडरमाइन करने की बिलावल भुट्टो की लीडरशिप को भी और उनकी पार्टी को भी। जब वो ये कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो ऑफर हुई थी वो आपने तो कबूल कर ली, यानी आपने अपनी सिंध की हुकूमत बचा ली, लेकिन PDM जो एक अच्छी खासी इफेक्टिव मुहिम जो है वो तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही थी, उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया। तो मेरे ख्याल से उनके अंदर सरकासिज्म ज्यादा है
तंज का एलिमेंट ज्यादा है। ठीक है बुखैर साहब, ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी क्यों पहले मतलब बुज़दार हुकूमत की बात करती है, उस्मान बुज़दार का जिक्र करती है कि उनको पहले घर भेजा जाए, और नून लीग या बाकी जो PDM की बात कर लें वो ये बात क्यों करते हैं कि पहले ऊपर तहरीक अदम एतमाद लाई जाए? ये फ़र्क क्यों है? देखिए, ये बात लोगों की समझ में नहीं आई, खुद हमारी भी समझ में नहीं आई थी कि जहां पर ये बहुत आसानी से मुमकिन है, जहां पर नंबर ऑफ सीट्स उनके पास ज्यादा है, यहाँ से अगर आगाज किया जाता, अगर पंजाब में हुकूमत उनकी गिर जाती है तो फिर सेंटर में उनकी हुकूमत को गिराना बहुत आसान हो जाता है। ये क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, क्यों ऐसा नहीं किया उन्होंने, या क्यों इस तरफ वो माइल नहीं है, ये बात अभी तक हमारी भी समझ में नहीं आई, और मेरे ख्याल से खुद मुस्लिम लीग नून भी इसकी वजाहत नहीं कर सकी कि जब आप हुकूमतों को घर भेजना ही चाहते थे तो उसका आगाज आप अपने गढ़ से करें, जो इसका नाम पंजाब है। पंजाब में आपकी अक्सरियत यानी काफी आपके पास सीट्स हैं, दूसरे लोग भी आपके साथ मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप क्यू को राजी कर सकते थे, आप दीगर जो इंडिपेंडेंट है, एक बड़ी तादाद है इंडिपेंडेंट्स की, उनको साथ मिला के और पीपल्स पार्टी को साथ मिला के आप यहाँ की हुकूमत तो जिस वक्त चाहते खत्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया, ये उनकी विजडम की हमें तो समझ नहीं आई। अच्छा साहब, एक और अहम मामला जो है वो अफगानिस्तान से रिलेटेड भी है, जो तालिबान की हुकूमत है उसको तस्लीम करने से जुड़ा हुआ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो इस हवाले से वाज़े उनका मौक़िफ़ है। आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस मामले पर सारी पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए? देखिए, जब से ये हुकूमत आई है, कोई भी बड़ा फैसला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं हुआ है, चाहे फैसले इस हुकूमत ने किए हैं या इस हुकूमत के जो सहूलतकार हैं उनके साथ मिलके किए हैं, उन्होंने जो भी फैसले हुए हैं वो आउटसाइड द पार्लियामेंट हुए हैं। यही मेरे ख्याल से अपोजिशन का सबसे बड़ा जो एतराज़ है इस हुकूमत के हवाले से। मेरे ख्याल से मीडिया में भी जो लोग बैठ के बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जी चूँकि कंसेंसस की तरफ नहीं जाते हैं, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो हिंदुस्तान से दोस्ती हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल का फैसला हो, तो ये होना तो चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब अभी इसके ऊपर आमादा है कि वो सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड लेके कंसेंसस से कोई फैसला कर सके। ठीक, बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, मामला यही है कि अब अपोजिशन जो है आपस में लड़ रही है, जिसका अल्टीमेटली हम देखते हैं कि फ़ायदा हुकूमत को ही होगा और हो भी रहा है। आगे बढ़ेंगे, सियासी गुफ्तगू हमने की है, कुछ मुआशी महाज की गुफ्तगू करते हैं। एक अहम खबर है मुल्क की मईशत के हवाले से वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत अब डॉलर के बजाय रुपए में की जाएगी। अच्छा, सेनेटी क़ायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास जुमेरात को सेनेटर तलहा महमूद की सदारत में हुआ था, जिसमें वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मुल्क की मईशत से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर अराकीन को ब्रीफ भी किया, और इस मौका पर ही उन्होंने बताया था कि अब अफगानिस्तान के साथ जो तिजारत है वो डॉलर में नहीं होगी बल्कि रुपए में होगी। अच्छा, उसकी वजह ये बताई गई है कि अफगानिस्तान को डॉलर की कमी का डर पैदा हो गया, और उनका कहना था कि अफगानिस्तान के ज़रिए मुबादला के 10 अरब डॉलर जो हैं वो रोक लिए गए हैं, और IMF और आलमी बैंक ने अफगानिस्तान के डॉलर रोक रखे हैं। तो ये सारी गुफ्तगू है, इसी पर हम बात करेंगे कि असर पाकिस्तानी मईशत पर क्या होगा। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, जो जवाब पेश किया जा रहा है अफगानिस्तान के हवाले से कि उधर डॉलर की जो है वो किल्लत हो जाएगी, इसलिए जो है पाकिस्तानी रुपयों में अब तिजारत की जाएगी, पाकिस्तान के लिए ये कितना अच्छा है और अफगानिस्तान के लिए ये कितना बेहतर है? विन विन सिचुएशन है जी, दोनों मुल्कों के लिए बहुत बेहतर फैसला है, और मैं हुकूमत की तारीफ करूँगा कि उन्होंने ये उसूली फ़ैसला बहुत ही बर वक्त किया है, और इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा और अफ़गानिस्तान को भी फ़ायदा होगा, और उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए है। अच्छा। अब अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को दुनिया का कोई मुल्क इग्नोर नहीं कर सकता। इस वक्त जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और IMF वर्ल्ड बैंक ने अफ़गानिस्तान पर दबाव डाला है, वो उनसे अपनी शराइत तय कराना चाहते हैं कुछ, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि चाइना बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ सरमायाकारी के लिए तैयार है। अब एक रीजनल डेवलप हो रहा है जिसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, वस्त एशियाई रियासतें हैं आपकी, चीन है, तुर्कमेनिस्तान बहुत बात कर रहा है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। तो ये जो रीजन बन रहा है, तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि एक साल में पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ डॉलर में बरामदात, डॉलर मैं कह रहा हूँ, ये 4 गुना होने वाली है। इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि भारत आउट हो गया है, और न चीन वहाँ पर तैयार है, रूस तैयार है,
अफगानिस्तान में सरमायाकारी के लिए हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सीपैक है, हमारे पास गवादर है और भारत आउट हुआ है। बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है कि भारत को धचका पहुंचा है। वो जो अफगानिस्तान से तिजारत, सरमायाकारी और दहशतगर्दी करता था, अब वो तालिबान ने हमारी सरहदें महफूज हो गई हैं मगरिब से। तो ये इतना अहम फैसला है और ये बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, वो अफगानिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो भी उनके साथ बात करेंगे। अभी धमकियां ज़रूर दे रहे हैं। हमारे, मुझे पता है, पाकिस्तानी बैंकों को खतूत आए हैं, मगरबी बैंकों के, कि आप डॉलर में तिजारत मत करें उनके साथ। ये उनके इंस्ट्रक्शंस हैं। हम ग्रे लिस्ट में हैं, हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो हमने रास्ता निकाला है और ईरान भी यही फैसला करने जा रहा है। मैं आपको बता दूं। और चीन ने, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये एक अहम फैसला। और सीपैक की जिस तरह से आपने बात की, अगर खिते के दीगर ममालिक जो हैं वो तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लेते, तो आप क्या समझते हैं सीपैक को कितना बूस्ट मिलेगा? देखिए, सीपैक को नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ खतरात हमें जो हैं वो अमेरिका, भारत और इसराइल गठजोड़ से हैं। और ये मामूली खतरात हैं, लेकिन हमें अगर उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं तो अब मैं सीपैक नहीं, मैं तो बहुत बड़े पैमाने पर रीजन में इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे बताया, पाकिस्तान है, चीन यहाँ आ रहा है, अफगानिस्तान है, रूस आ रहा है, उसके बाद वस्त एशियाई रियासतें हैं, फिर जो हमारा तुर्कमेनिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था। तो ये एक बहुत बड़ी खित्ते में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, जिसका बड़ा फ़ायदा चीन को होगा, पाकिस्तान को होगा और अफगानिस्तान को होगा, ईरान को होगा। ईरान भी इस मामले में हमारे साथ। और आपने देखा कि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने रीजनल ममालिक की कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो है मुश्तरका ऐलानिया भी आया है। तो अभी तक हमने कार्ड्स बहुत शानदार खेले हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। सिर्फ अब हमें जो करनी है, नंबर 1, कि अमेरिका, भारत और अफगान गठजोड़ जो है वो यहाँ दहशतगर्दी खुदा न खास्ता पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में कराने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान में दूसरे ऐसे ग्रुप्स हैं या बाहर जो ISIS वगैरह है, वहाँ से दहशतगर्दी कराने की कोशिश करेंगे, वो एक है। और दूसरे के पाकिस्तान पर दबाव डाला जाएगा FATF के थ्रू, IMF के थ्रू। अब हमें ये करना है कि अंदरूनी झगड़े अगर हम निपटा लेते हैं, उनको पीछे डालते हैं और इस वजह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। लोगों को अंदाजा नहीं है कि इन मामूली खतरात तो जरूर हैं, मगर जो अपॉर्चुनिटीज मेरे मुल्क को मिलने वाली है, जो अपॉर्चुनिटीज अफगानिस्तान को मिलने वाली, जो अपॉर्चुनिटीज चीन को, गुर्बत में चीन चाहता है, मैं आपको बता दूं, लोगों को पता नहीं है। चीन के पास रिजर्व है 3300 अरब। ये अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया के जो मजमूई रिजर्व हैं 28 ममालिक के, उनसे कहीं ज्यादा हैं। और उसने 1000 अरब डॉलर अलग रखे हैं दुनिया में सरमायाकारी करने के लिए, जिसमें से सब सीपैक है, उसके बाद ये अफगानिस्तान है। तो ये सब फायदा हमें मिलने वाला है, अफगानिस्तान को मिलने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ, बड़ा अच्छा फैसला किया, उसको वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा बता दीजिएगा यहाँ पर कि जिस तरह से वज़ीर ख़जाना ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर हम गहरी नज़र रखे हुए हैं, उसको देख भी रहे हैं, लेकिन ख़ुराक के हवाले से ख़ास तौर पर बात हुई, जो खाने पीने की अशिया हैं, अगर वो वहाँ पर जाती हैं तो यहाँ पर मकामी किल्लत जो है वो पैदा हो जाएगी। उसके लिए अब हमें भी क्या करना चाहिए? नहीं, अब देखिए, बात ये थी कि बदकिस्मती से तो हम खुद भी इस वक्त इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कि अपने भाइयों के साथ हमें इस वक्त शेयर करना पड़ेगा। इसलिए ईरान भी उनके लिए हेल्प करने के लिए तैयार है। अब ये तो नहीं चाहते ना कि हिंदुस्तान आके उनको हेल्प करे, तो थोड़ी सी हमें भी एहतियात करनी पड़ेगी, स्मगलिंग अपनी रोकनी पड़ेगी। अगर हम अपनी स्मगलिंग ही रोक लेते हैं तो मैं समझता हूँ हमें हर हालत में अफगानिस्तान के लोगों की मदद करनी है, अफगानिस्तान की हुकूमत की मदद करनी है, उनके साथ हमारी गुडविल है। हम ये भूल रहे हैं कि हमारी मगरबी सरहद जो महफूज नहीं थी अशरफ गनी के दौर में, वहाँ से दहशतगर्दी होती थी, उन्होंने पाकिस्तान को यकीन दिलाया है कि अब वहाँ से कोई दहशतगर्दी नहीं होगी, हमें वहाँ से खतरा नहीं है। अब ये जो बेनिफिट्स हमें तो कुर्बानी दे दें, उनको भी सहूलत फराहम करना होगी और बेहतर फैसले इस वक्त किए जा रहे हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बड़ा अहम फैसला है कि अब रुपयों में जो है वो तिजारत की जा रही है। अच्छा भी फैसला है और उन्होंने बहुत उसको खुशाइन किया और बर वक्त भी कहा है कि बर वक्त फैसला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी अच्छे फैसले अगर डिले हो जाएं तो वो फिर उतनी उनका जो है ना असर भी नहीं रहता। खैर, हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना किसी सड़क या बाग में चहलकदमी करने जैसा तो हरगिज़ नहीं होता, ये हम जानते हैं। और पहाड़ की चोटियों पर जाने के लिए, उसको सर करने के लिए पहाड़ जैसा जो है ना, वो कहते हैं कि दिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं पहाड़ से दिल होना भी बहुत ज़रूरी है।
और क्योंकि अगर पहाड़ की चोटियों की बात की जाए तो सिर्फ फलकपोश ऊंचाई ही नहीं होती है, बल्कि बर्फ़ानी तोदे, सख्त मौसम, ऑक्सीजन की कमी और मुख्तलिफ जानलेवा ख़तरात जो है वो हर लम्हे वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो इसीलिए फिर वो कहा गया ना कि बड़ा दिल होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि अगर आपने पहाड़ पर चढ़ना है। तो ऐसे ही पहाड़ जैसे दिल वाली एक हमारी पाकिस्तानी आप कह लें कि हैं कोहपेमाए आमना शिगरी, जिन्होंने सिर्फ 15 बरस की उम्र में गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शिगर में 6400 मीटर बुलंद खस्करगंज चोटी जो है वो सर कर लिया हमजा। और बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, और उनके वालिद और भाई भी इस मुहिम में उनके साथ थे। उन्होंने चोटी की बुलंद तरीन सतह पर पाकिस्तानी परचम लहराया, जिसके बाद आमना जो है वो शिगर से ताल्लुक़ रखने वाली पहली खातून को पैमा बन गई हैं जिन्होंने ये चोटी सर की है। बिल्कुल हमजा, और आमना ने जो अपनी कामयाबी है उसको जो है वो जो हमारे आप कहने के कौमी हीरो मोहम्मद अली सतवार हैं उनके नाम किया उन्होंने। ये कितनी अच्छी बात है कि जो हमारे अब जो जिस तरह से जब भी वो कोई मुहिम जो जाते हैं कोहपेमाई करते हैं, अगर कोई वो इस मकाम पर पहुंचते हैं तो वो जो अपनी कामयाबी है वो उसको फिर रिलेट करते हैं अपने हीरो के साथ। अपने हीरो के साथ सबके ही जो हैं जितने कोहपेमा हैं उनसे बात की जाए तो उनके फेवरेट हैं वो उनके मेंटोर अपना समझते हैं, और वो यही समझते हैं कि जी कि हमने उनकी तरह जो है पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना है। और अब आमना की अगर हम बात कर लें, उनकी अगली मंजिल दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी जो है वो K2 है, जिस पर वो कौमी परचम लहराने की ख्वाहिशमंद है। वैसे ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप इतनी सी उम्र में जाएं, लेकिन वो भाइयों को भी दाद देना और वालिद को भी दाद देना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया है और वो फिर जो है उन्होंने ये मुहिम जो है उसमें हिस्सा लिया और कामयाब मुहिम जो उन्होंने की है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर तो हम कहीं वैसे बाहर जा रहे हो ना तो लड़कियों को बच्चियों को कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारे नहीं, ये लड़कों का काम है। हाँ जी, इधर ही छोड़ देते हैं। वो उधर तक गए हैं और साथ लेकर गए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। देखिए ना, आमना ने फिर अब इतनी सी उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड भी तो कायम कर लिया है ना कि उन्होंने इतनी अच्छी अचीवमेंट है उनके लिए ये। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो उनकी ख्वाहिश है कि उनकी जो अगली मंजिल है वो उसको भी अचीव करें, पाकिस्तान का झंडा वहाँ लहराएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। K2 सर करने की उनकी ख्वाहिश है और ये बिल्कुल ऐसी ख्वाहिश, और हमें तो पूरा यकीन है कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक K2 भी सर कर लेंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात कर लेते हैं, उनके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनको भी हम उनके बारे में भी हम देखें और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है और उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पर तारीखी पक्का किला जो है उसका अगला हिस्सा है वो गिर गया और इंतहाई तशवीशनाक हालत में है। ये मतलब ये बात भी बड़ी इंतहाई तशवीशनाक है। और किले के अहाते में हम बात करें तकरीबन 1 लाख के करीब लोग भी रहते हैं, लेकिन खुशकिस्मती है हमारी कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यह ढांचा कुछ अरसे से कमज़ोर हो भी रहा था। सूबाई वज़ीर सकाफ़त ने इस पर तहकीकात का ऐलान भी किया था और अब ये ख़बर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि बिल्कुल इसके मनाज़र भी आप देख रहे होंगे कि ये जो तारीखी पक्का किला है उसका अगला हिस्सा था जो कि गिर गया है और उसके बाद जो है वो शुक्र है कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। चलें, वकास वहाँ पर मौजूद है, वकास से हम जानते हैं। जी वकास, ये कोई तहकीकात का भी कहा गया था, कोई इसके ऊपर नज़र क्यों नहीं रखी गई, किसकी कोताही है, अब कोई रिपोर्ट सामने आएगी, मौजूदा हालत क्या है वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद की तारीखी पक्का किला की तज़ीन आराइश का काम जारी था महकमा आसार कदीमा की जानिब से, और ये जो मरकजी दरवाज़ा है ये उस वक्त मुनज़्ज़म हुआ जब कि इसकी तज़ीन आराइश का काम किया जा रहा था। महकमा आसार कदीमा की जानिब से इस वक्त तरबियती अमला यहाँ मौजूद ना था, सिर्फ मजदूर जो कि गैर तरबियत याफ्ता थे वो इसकी मुरम्मत कर रहे थे। दरवाजे को दोनों जानिब से उसकी जो बुनियादें हैं उन्हें एक साथ काम शुरू किया गया, उनको खोखला कर दिया गया, जिसके बायस जो दरवाजे का पूरा ढांचा था वो जमी बोस हो गया। इस वाक़े का मुकदमा जो है वो थाना फोर्ट में दर्ज कर लिया गया है महकमा आसार कदीमा के अफसर की मुद्दत में, और जो ठेकेदार हैं उन्हें नामजद किया गया है। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि ठेकेदार को तमाम कवायद व ज़वाबित से आगाह किया गया था। उसे ये कहा गया था कि पहले एक जानिब की दीवार का काम शुरू करे, उसे मुकम्मल करे, उसके बाद दूसरी जानिब का काम शुरू किया जाए, लेकिन ठेकेदार ने ऐसा ना किया और ये जो दरवाज़ा है, जो तारीखी दरवाज़ा है पक्का किला का, वो जमी बोस हो गया। इस तमाम तर
सूरत हाल में अगर हम देखें तो जिम्मेदारी जो है महकमा आसार कदीमा की है, क्योंकि जब ये तज़यीन आराइश का काम जारी था 6 रोज से ये काम चल रहा था मरकजी दरवाजे का, और यहाँ पर कोई अफसर मौजूद ना था। महकमा आसार कदीमा का जो तरबियत याफ्ता अमला है वो मौजूद ना था, सिर्फ मजदूर थे जो कि गैर तरबियत याफ्ता हैं। उन मजदूरों की जानिब से दोनों दीवारों का काम एक साथ शुरू कर दिया गया, जिसके बायस जो ढांचा है वो बिल्कुल कमजोर हो चुका था, और जो यानी शाहिदीन है यहाँ के शहरी, उनका ये कहना है कि वो हवा में झूल रहा था, जिसके बायस ये दरवाजा गिर गया। शहरियों का ये कहना है कि इस तमाम तरवाकी की जिम्मेदारी जो है वो महकमा आसार कदीमा की है, क्योंकि पक्का कला जो है हैदराबाद की शनाख्त है, तारीखी विरसा है। 1 लाख से ज्यादा शहरी यहाँ आबाद हैं, और काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि पक्का कला मखदूश हो चुका है। जमीन या इसकी जो मुख्तलिफ फसीलें हैं उनके भी जो टूटने के वाकयात हैं वो पेश आते हैं, लेकिन अब तक इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इसकी वाकये की फौरी जो है वो बिल्कुल इंक्वायरी शफाफ तरीके से करवाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका वकास, आप क्या कर रहे थे, और अब देखना यही है कि जिस तरह से हमें लग रहा है कि मुद्दईयत है महकमा आसार कदीमा के अफसर की, और उसके बाद वो ठेकेदार पर डाला जा रहा है, तो ये सिर्फ ठेकेदार पर ना डाल दिया जाए, इसका तयन किया जाए कि किस किस की कोताही है इसमें, और तयन करने के बाद उनको कुछ सज़ा भी दी जाए, ताकि पता लगे कि हर शख्स ने अपना काम करना है। और आसार कदीमा के हवाले से हम अपनी जिम्मेदारी शायद उस तरह से पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी, और फिर जो है हम अपनी कोताही को छुपाने के लिए किसी और पर नाम लगा दें, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और जो अगर बात की जाए पक्का कला की, जिस तरह से वो तारीखी हमारी एक कला है, तो उसकी हिफाजत जो है वो बहुत ज़्यादा यकीनी बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब हम कुछ सेहत की बात भी कर लेते हैं इकरा। और कोविड-19 ने इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में दहशत के पंजे गाड़ रखे, और इसमें हम एक और चीज़ भी देख रहे हैं कि हमारा कोरोना पर इतना ज़्यादा फोकस है, या फिर हम कोरोना के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि दीगर जो बीमारियां हैं उनके बारे में शायद हम उतना गौर भी नहीं कर रहे हैं और उनको उतना संजीदा भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना है, ख़ासतौर पर आज हम जिस मरज़ की बात करने जा रहे हैं, डायबिटीज़ की, वो बहुत बड़ी आलमी वबा है, और उसको भी अंडरस्टैंड करना है, संजीदा लेना है। बिल्कुल। अच्छा, वो कोविड से भी बड़ी आलमी वबा जो है वो बन चुकी है, और पाकिस्तान जैसे अगर गरीब ममालिक की अगर हम देखा जाए उसकी बात करें तो कोरोना वायरस से ज़्यादा अफराद की जान भी ले रही है डायबिटीज़। और पाकिस्तान में डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद इस वक्त 2 करोड़ से ज़ायद है। हमजा, अच्छा, पता नहीं इनमें से कितनों को पता है, मतलब 2 करोड़ से ज़ायद तो तादाद है। क्या ये वो 2 करोड़ हैं कि जिनको इल्म भी है कि उनको डायबिटीज़ है, या फिर इनमें बड़ी तादाद है कि जिनको इल्म ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है? और तकरीबन 2 करोड़ अफराद हम देखें तो ऐसे भी हैं कि जिनको इल्म नहीं है, जिस डेटा के मुताबिक ये हमने देखा। तो मतलब कि अगर हम देखें अभी तक के पाकिस्तान की आबादी के मुताबिक कि जी 2 करोड़ तो चलें, शायद वो हैं कि जिनको पता है किसी न किसी तरह से कि जी कि हमें शायद डायबिटीज़ है, उसमें भी शायद मौजूद है। और 2 करोड़ तो बिल्कुल वो हैं कि जो बिल्कुल फिट हैं, उनको इल्म नहीं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इन मरीजों में कहा कि कई हज़ार बच्चे और हामला ख़वातीन भी शामिल हैं, और माहिरीन सेहत का कहना है कि जो डायबिटीज़ है उससे बचने के लिए आवाम को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपनी खाने पीने की जो आदत हैं, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, और जिस तरह से कहा जाता है बार बार कि एक्सरसाइज की जाए, वो अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। एक्सरसाइज में सिर्फ यही नहीं कि आप मतलब मशीन के ऊपर एक्सरसाइज करें, वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हर आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि वॉक करें और अपनी ज़िंदगी का उसको लाजमी हिस्सा बनाएं। अच्छा, ये तो हमने सुन रखा है कि डायबिटीज़ हो गई है तो उसका इलाज कुछ नहीं है, आप बस मेंटेन रख सकते हैं। क्या डायबिटीज़ होने से पहले हम किसी तरह से रोक सकते हैं कि, या फिर इस तरह के इकदाम कर सकते हैं, इस तरह का लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, इस तरह की खुराकें ले सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ ना हो रही हो, हम इस मरज़ में मुब्तला ना हो रहे हैं? और अगर किसी शख्स को ये बीमारी लाहक हो गई है तो उसके बाद किस तरह से डाइट हेल्प करती है और आपका लाइफस्टाइल हेल्प करता है, इसी पे हमने आज बात करनी है। बिल्कुल, हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत उम्मे हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मे फ़रवा, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं कि हम डायबिटीज़ की तरफ पहले तो आए ही ना, और अगर आ जाते हैं, जैसे प्री डायबिटीज़ अगर जिसको हो और उसको पता ना हो, तो वो कैसे अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले बात करूंगी मेरे सारे देखने वाले और आप लोगों से भी कि डायबिटीज़ जो है ये एक साइलेंट किलर डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें सिर्फ हमें शुगर की बीमारी ऐसी बीमारी है जो सिर्फ हमारे सारे जिस्म के ऑर्गन जितने भी है, हमारे दिल की बीमारियों को आगे साथ लेके चलती है अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते। इसके साथ साथ हमारी आँखों की बीमारियाँ, गुर्दों की बीमारियाँ, जब हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो हमें ये सिम्टम्स आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब बात यह है कि हमारे यहाँ जिस तरह की खुराकें मौजूद हैं हम उस पर फोकस नहीं करते। हमारा लाइफस्टाइल शायद ऐसा हो चुका है कि हम बाहर के खानों पे ज़्यादा तरजीह देते हैं और घर के खानों से बहुत दूर भागते हैं। आप जिसको भी देखें शायद हम एक फ़ख्र
महसूस करते हैं कि हमारे घर में गेस्ट आते हैं, हम उनको बेकरी आइटम्स या घर में नॉर्मली भी हम कहते हैं हमारा बच्चा जो है या हमारे बड़े जो हैं वो तो बेकरी के खाने या फास्ट फूड्स के अलावा, पिज़्ज़ा बर्गर के अलावा कुछ और पसंद ही नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी रीज़न भी आजकल हमारी तमाम बीमारियों की जो मेन रीज़न है वो यही है। और दूसरा ये कि हम देर तक जागते रहते हैं रात को और सुबह भी हम देर तक सोते हैं। अब अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें डायबिटीज़ के हवाले से, तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ हमें फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, दोस्ती करनी पड़ती है। अगर हम दोस्ती नहीं करते तो ये हमें मज़ीद से मज़ीद नुकसान देती है। अब दोस्ती इन वर्ड सेंस के दोस्ती हमें करनी पड़ती है इसके साथ अच्छी खुराक के साथ, अपने लाइफस्टाइल में चेंज के साथ, एक्सरसाइज के साथ, और नंबर 3 हमें मेडिकेशन के साथ। अच्छा। जैसे तो लेटर अभी स्टार्टिंग है स्टेज, जैसे अभी आपने बात की प्री डायबिटीज़ की, कि अगर हमें प्री डायबिटीज़ है और हमें पता चल गया है और इसकी कुछ सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब का आना, इसके अलावा बार बार भूख लगना, वज़न में या शदीद कमी या वज़न में मज़ीद ज़्यादती, और कुछ ये ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि बाय बर्थ बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और इसकी डिफरेंट इकसाम हैं, जैसे टाइप 1 जो कि बिल्कुल भी क्योर नहीं हो सकती, उसके लिए हमें थ्रू आउट लाइफ जो है वो इंसुलिन लेनी पड़ती है, और ये बच्चों से ही स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि लेटर स्टेजेस में फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की फैमिली में है तो फैमिली से ट्रांसफ़र हो सकती है, हमारे लाइफस्टाइल में चेंजिंग की वजह से। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत फैट वाली डाइट ले रहे होते हैं, उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। नंबर 3 हमारा वेट ज़्यादा होने की वजह से, ओबेसिटी जो कि मेन रीज़न है इसकी, इस बीमारी की, ओबेसिटी की वजह से भी हमें शुगर हो जाती है। PCOS जो कि लड़कियों में आजकल बहुत अहम है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये भी एक रीज़न है हमारी डायबिटीज़ होने की। और नंबर 3 इसके अलावा हमारी और भी गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो फीमेल्स की बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, PCOS है, उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। इन सब का दारोमदार जो है वो हमारे लाइफस्टाइल पे है, हमारी डाइट पे है। ठीक है उमर फरवा, ये बताएं तकरीबन 2 करोड़ लोग हैं जिनको पता ही नहीं लगता कि उनको डायबिटीज़ है। पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ अफराद हैं, पता कैसे नहीं लगता? कहते हैं कि शुगर तो बताती है कि मैं हो गई हूँ। शुगर बताती है, ऑब्वियसली शुगर ऐसे होता है कि जब लो शुगर होना शुरू हो जाए तब भी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी लोग हैं ना, तो हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि हमें कोई भी चीज़ है, हम उसके लिए अगर अब बात करते हैं नॉर्मली लोगों की, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने के लिए कोई डॉक्टर रेफ़र करता है, हम हॉस्पिटल में होती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ टीचिंग हॉस्पिटल में, अगर कोई मेरे पास डॉक्टर मेडिसिन के डॉक्टर रेफ़र करते हैं, वो आके नीचे कहेंगे हमें तो पता है हमने क्या खाना पीना है। हम लोग खाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और वो भी हेल्दी डाइट पे नहीं, दूसरी डाइट पे। लोगों को पता नहीं चलता हालांकि शुगर ऐसी बीमारी है जिसमें वाज़ेह सिम्टम्स आते हैं, जब हाई होती है तब भी और जब लो होती है तब भी। हमारी बॉडी पे जब लो शुगर होती है तो बॉडी पे स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, और स्वेटिंग के बाद वो बॉडी का हिस्सा ठंडा होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें पता है कि हाइपोग्लाइसेमिक में बॉडी चली गई है। लेकिन लोग शायद इस कंडीशन को इग्नोर कर देते हैं, और मेरे ख्याल में लोग ये मानना ही नहीं चाहते। और अभी डायबिटीज़ होगी क्योंकि उन्हें पता है कि अब डायबिटीज़ अगर हमें पता लग गया हो गई तो मीठा नहीं खा सकते। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम पोर्शन साइज़ को कंट्रोल कर लें, अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें, हम इस डिज़ीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं सुन रही थी, मेरे पास एक पेशेंट आया, कहते हैं मैडम हमने कहीं से सुना है कि हम फलां जगह पे एक बाबा जी हैं, वो तवीज़ करके देते हैं और उससे शुगर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। लोगों में अभी तक इतनी जहालत पाई जाती है कि वो उसमें इतना संजीदा नहीं लेते। अच्छा, अगर हम देखें वो कौन सी खुराकें हैं, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको नहीं उनके करीब भी जाना। हमें वाइट फ्लोर प्रोडक्ट्स, बेकरी की जितनी चीज़ें, हमें उनको बहुत मिनिमाइज़ कर देना चाहिए। और इंसुलिन रेजिस्टेंट जो कि हमारी डाइट ऐसी है कि हम सारी चीज़ें लेते हैं, मीठा, मेरे ख्याल में हम एक पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करें, अपनी डाइट में हर वो चीज़ ऐड करें जो कि हेल्दी है। हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, लेकिन फ्रूट्स भी हमें कम मीठे फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू हाई ग्लूकोज फ्रूट्स, जिसमें आम, केला, ये हमारी पसंदीदा खुराकें समझी जाती हैं। आम, केला, खजूर, अंगूर, शहद, इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। इसकी सर्विंग कम से कम होनी चाहिए। नंबर 2 ये हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में भी लो फैट, जो भी हमारी स्किम्ड मिल्क है उसको यूज़ करना चाहिए। हमारी जो भी इस तरह एग्स हैं, लीन मीट, प्रोटीन्स वाले सोर्सेज से लेना चाहिए। वेजिटेबल्स आनी चाहिए हमारी डाइट में,
और इसके अलावा हमारी बेकरी को जितनी भी बेकरी है ना उसको स्किप कर देना चाहिए। और होल व्हीट सीरियल्स, होल ग्रेन सीरियल जिसमें आटा जो हम यूज़ करते हैं, हमने सुना है घरों में आता है वाइट आटा आता है, तो हमें उसको मिनिमाइज करके उसकी जगह पे होल सीरियल चक्की वाला आटा खाना चाहिए, चाहे वो गंदम है, बार्ले है, ओट्स है, जो भी ये आटा है उनको यूज़ करना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट एक्सरसाइज। ठीक, एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर ऐड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है उम्मे फरवा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें बताया कि क्या करना चाहिए, और लोगों को थोड़ा सा हमें ये भी बताना है कि कम से कम टेस्ट कर लिया कीजिए, इतना मुश्किल नहीं होता। तकरीबन अब तो मैंने हर घर में ही देखा है कि आप लोग खुद घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जाते रहते हैं, आते जाते किसी फार्मेसी पे जाएंगे तो आप वहाँ से चेक करवा सकते हैं। और एक दफ़ा की ऊपर नीचे वाली को इतना संजीदा नहीं लेना है, और डॉक्टर के बगैर कोई दवाई का भी फैसला नहीं करना है। हम अपने हमसायों को जो दवाई लगी होती है, जो अद्वियात वो ले रहे होते हैं, वही लेना शुरू कर देते हैं, तो ये गलतियाँ भी हमजा एक और बात ये कि जो डायबिटिक पेशेंट, इसमें हम सुन रहे होंगे ना, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो जो अपनी डायबिटीज़ को मान भी नहीं रहे होते हैं और ना लाइफस्टाइल को अपना उस तरह से ठीक कर रहे होते हैं, और दूसरा ये कि मीठे से भी परहेज नहीं कर रहे होते। परहेज क्यों नहीं करते तुम्हें मैं बताता हूँ। कहते हैं कि मैं तो चाय हूँ ना वो फीकी पीता हूँ या पीती हूँ, उसके बाद मैं बर्फी खा लेती हूँ या खा लेता हूँ, उससे मुझे मसला नहीं होता। मीठा मैं खा लेता हूँ, लेकिन चाय में चीनी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह की तकरीबन हम एहतियात कर रहे होते हैं। इस तरह की एहतियात से परहेज ही फिर करना बेहतर है, परहेज कीजिए। ये जो डायबिटीज़ जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है, ये फिर आपके दूसरे जो ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में उनको भी हिट कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे, हम सबके फेवरेट हैं, हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और जब कोई परेशान होता है तो हम अब यूट्यूब पे कोशिश करते हैं कि हम उनके कुछ पुराने शोज़ प्रोग्राम्स हैं वो देखें। अदाकार, आर्टिस्ट, बेहतरीन कॉमेडियन उमर शरीफ साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, और अब दिल जो है वो बहुत दुख रहा है कि जब उन्होंने उनकी तस्वीर सामने आई थी और वीडियो खास तौर पर जिस तरह से आई है उनका सामने आया, देखा तो मतलब बड़ा दिल रंजीदा हुआ था हमजा, मेरा भी देख के कि हमने इनको किस रूप में देखा, और लोगों को हंसाते, हम सबको हंसाते ही रहे हैं। और मतलब कि क्या बात है उमर शरीफ साहब की, क्या बेहतरीन उन्होंने काम किया। कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे और वो जल्द अज जल्द। और उनके इलाज के हवाले से एक पैगाम है जो वज़ीर आज़म साहब के नाम उन्होंने जारी किया है, वो हम आपको भी सुनाते हैं। डॉक्टर ने कहा है मुझे इलाज के लिए, बेहतर ट्रीटमेंट के लिए बाहर मुल्क में जाना चाहिए, और मैं बिलीव करता हूँ मुझे जितना किस्मत में मेरे लिखा था, मैंने इमरान खान मेडिकल कैंसर हॉस्पिटल शौकत खाना का इलाज की मैं हेल्प की उनके, और मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका बेहतरीन ट्रीटमेंट अमेरिका में हो सकता है। मैं उमर शरीफ मुखातिब हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जब भी कोशिश की है आपने मुझे कॉल किया है, मैंने हमेशा आपके आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा है, इसलिए मुझे यकीन है कि आप भी मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे। तो ये वीडियो पैगाम जो है उमर शरीफ साहब का आपने सुना है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द से तंदुरुस्ती के साथ सेहतयाबी भी अता फरमाए। आमीन। इसी तरह से और शहबाज गिल साहब का जो सामने आया बयान, उन्होंने यही कहा कि इमरान खान साहब को कल कहा था कि मैं आज आगाह कर दूँगा, और फिर हम जो हैं जो हो सकेगा गवर्नमेंट वो करेगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आर्टिस्ट का आप ख्याल रखें, अपने हीरोज़ का आप ख्याल रखें। कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं रमीज़ राजा साहब के हवाले से कि वर्ल्ड कप स्क्वाड से जो मुलाकातें हुई हैं, बातें हुई हैं, उसकी कुछ कहानी सामने आ गई है। फ़खर ज़मान का और फ़हीम अशरफ का नाम सामने आ रहा है कि उनको शायद वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल भी किया जाएगा, और न्यूजीलैंड की टीम भी जो है वो पाकिस्तान पहुँच रही है। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि अंदरूनी कहानी एक्चुअली है क्या। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर क्या गुफ्तगू हुई थी जो रमीज़ राजा साहब गए थे, वाकई फ़खर ज़मान और फ़हीम अशरफ की वापसी के इम्कानात रोशन है? देखिए अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम तो वैसे तीनों सीरीज के लिए अनाउंस की है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की होम सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि अगर वो चाहें तो 16 अक्टूबर तक जो T20 वर्ल्ड कप में टीम मुंतखब की है पाकिस्तान ने, उसमें रद्दोबदल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के जो 5 T20 इंटरनेशनल जब लाहौर में खत्म होंगे तो उसके बाद अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या टीम मैनेजमेंट समझती है कि कोई प्लेयर इस काबिल नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप की कैंपेन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, तो फ़खर ज़मान भी है, फ़हीम अशरफ भी है, और तीसरा नाम जो है वो उस्मान कादिर भी है। सही है। कल हमने सुना कि मोहम्मद नवाज जो हमारे
लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ऑलराउंडर हैं, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो अगर मोहम्मद नवाज अब तो चूंकि मेडिकल ग्राउंड पर अगर इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं तो फिर उस्मान कादिर आ सकते हैं, और हमारे पास मोहम्मद नवाज की तरह एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर इमाद वसीम पहले ही टीम में मौजूद है। लेकिन मसला ये नहीं है टीम का, मसला ये कि जिस तरह टीम के बारे में बहस शुरू हुई है और एक अजीब और गरीब कंफ्यूजन वाली टीम अनाउंस की है मोहम्मद वसीम ने, तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छा साइन नजर नहीं आ रहा। अच्छा भट्टी साहब, आजम खान की शमूलियत पर भी सबसे ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा है कि उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। आप समझते हैं कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि सरफराज को खिलाए बगैर आउट कर दिया गया, उन पर भी तनकीद की जा रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आजम खान नौजवान हैं, अपकमिंग हैं, टैलेंटेड भी हैं, लेकिन एक सीनियर प्लेयर को जो पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन रहा, चैंपियंस ट्रॉफी उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने की थी, उनको इस तरह रुस्वा करके टीम से बाहर कर देना और ये कह देना कि 2 साल से सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं है। 2 साल में तो आपने 8-8 महीने बाद उनको खिलाया कितना मैच टोटल खिलाए जी, तो किस परफॉर्मेंस से आपने बाहर किया? मेरे ख्याल में आजम खान का बहुत अभी मुस्तकबिल बाकी है, उनको उनकी फिटनेस पे काम करें, उनकी जो थोड़ी बहुत बैटिंग में खामियां वो दूर करें, लेकिन ये जो हमारा स्टाइल है कि हम अपने हीरोज को एक वक्त में तो कंधों पर बिठाते हैं फिर एकदम जमीन पर गिरा देते हैं, मेरे ख्याल में इस रविश को हमें तर्क करना होगा। बिल्कुल ठीक है सर। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान ने काफ़ी आसानियाँ की हैं। हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बड़े प्रेशर में थे क्योंकि कोविड की बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, खाने पे भी मसला था, अलग-अलग कमरों में थे। हम एयरपोर्ट्स के ऊपर भी उनको आसानियाँ फराहम कर रहे हैं, तो ये हमारा कैसा मयार है? और फिर टीम भी हमें ऐसी मिलती है कि अगर उससे जीत भी जाएं तो दुनिया दाद नहीं देती, हारें तो वैसे ही हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं। अच्छा हमजा, मुझे ये ऑनर रहा कि मैं पिछले 20 साल में मैंने जितना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ इंटरनेशनली ट्रैवल किया शायद पाकिस्तान के किसी और सहाफ़ी ने नहीं किया। होम सीरीज भी मैंने पाकिस्तान की बेतहाशा होम सीरीज कवर की, लेकिन हमारे मुल्क में जो वीआईपी कल्चर, इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे वो वीआईपी कल्चर की बात करते थे, ये वीआईपी कल्चर मैंने किसी मुल्क में नहीं देखा। इवन हमने ये देखा जब फॉरेन टीमें पाकिस्तान आती हैं, इमिग्रेशन की लाइनों से हमें नहीं, उन टीमों को नहीं गुजारते, हम उनको डायरेक्ट बाहर लेके चले जाते हैं, उनके पासपोर्ट बाद में स्टैंप होते रहते हैं। लेकिन दुनिया में मैंने खुद लाइन में ऑस्ट्रेलिया में मेरे साथ वकार यूनुस और दूसरे प्लेयर एक आम लोगों के साथ लाइन में लगे हुए थे। इंग्लैंड में मैंने देखा बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर पब्लिक के साथ लाइनों में खड़े रहते थे, लेकिन हमारे यहाँ हम अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो कल्चर है ये इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी नहीं है, लेकिन हमारा एक अजीब व गरीब कल्चर है कि हमारी मेजबानी की बहुत ज्यादा तारीफें दुनिया करती है और हमारे यहाँ जो हमारे खाने हैं वो भी जिस तरह मेहमानों को पेश किए जाते हैं दुनिया में और मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह जो कोविड टेस्टिंग की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल न्यूजीलैंड ने जो पाकिस्तान के साथ किया था वो तो अब तारीख का हिस्सा बन चुका, लेकिन बहरहाल एयरपोर्ट में कोविड टेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन मेरे ख्याल में जब टीम होटल आएगी तो वहाँ तो उनकी यकीनी तौर पर कोरोना टेस्टिंग होगी। लेकिन अगेन वही बात है कि हमने अपनी रिवायत को कायम रखा है, वो वीआईपी कल्चर जो है वो बहुत सारी जगहों पर तो शायद अब नहीं है, लेकिन अच्छा सर एक आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, 1 मिनट रह गया, आपको लग रहा है कि नया कोच आ जाएगा हमारे वर्ल्ड कप में जाने से पहले, और जो इंग्लैंड के कोच का जिक्र हो रहा था उनको ही बुलाया जाएगा, ज़्यादा चांसेस यही हैं? देखिए हमजा, रमीज राजा साहब चेयरमैन बनने से पहले बराह रास्त कुछ फॉरेन कोचेस के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने जानने की कोशिश की है, 2 से 4 हफ्तों का वक्त लगेगा। चले मान लिया कि 2 हफ्ते में कोच आ गया, जो पीटर मूर भी आ गए, लेकिन क्या इस टीम को जो दूसरों ने मुंतखब की, दूसरों ने 2 साल से तैयारी की इस टीम के साथ, नया कोच इतने बड़े इवेंट की जिम्मेदारी लेकर खुदा न खासा कोई डिबैकल हो गया तो सारा मलबा उस पर गिरेगा। मेरा ख्याल कोई भी अक्लमंद आदमी तो ये जिम्मेदारी नहीं लेगा। बिल्कुल ठीक है, कोई अक्लमंद आदमी ये जिम्मेदारी नहीं लेगा। और जिनका जिक्र हो रहा है उनके केविन पीटरसन के साथ भी खासे इख्तलाफात रह चुके हैं और केपी ने अपनी जो है कप्तानी भी कुर्बान की थी इस मामले के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका माजिद भट्टी साहब, सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मौसम को एंजॉय कीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
पाकिस्तान